संगठन में, तो जो मेन स्ट्रीम में जो संगठन का काम होता है जितने वर्षों में, तो शायद जरूर मेरे अंदर कहीं कुछ कमी होगी। जिस दिन वो कमी पूरी होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है संगठन अपने आप आपको बुला करके जिम्मेदारी दे देगा। ये वो संगठन है। ठीक है, अध्यक्ष थे हमारे यहाँ टाउन हॉल के, और बाद में उसमें मैं अध्यक्ष हुआ 15 में। तो ये समितियां चयन करती हैं, क्योंकि बनारस में जो कंप्लीट पूजा होती है, और करीब करीब 1.5 किलोमीटर में केवल नरमुंड नजर आ रहे थे शहर में। बहुत सारी यात्राएं निकली थी चारों तरफ, लेकिन काशी स्टेशन जो यात्रा निकली वो करीब करीब उसमें 50 से ऊपर जगह पर हमारे धुन पर गांधी ने बहुत न बजाए। हम अच्छा वातावरण, जैसे आपने देखा बचपन से हम लोगों ने सोचा तो टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सतीश गणेश जी थे काशी में कमिश्नर थे, पहले कमिश्नर वही हुए बनारस, और बहुत मृदुभाषी, बड़े अच्छे व्यवहार के। तो मेरी वार्ता फोन से हुई तो उन्होंने मेरी गैंगा वासेपुर की फोटो देख ली। तो गैंगा वासेपुर की जो पोस्टर चलता है, मीम बनता है, तो बहुत जमीनी व्यक्ति मैंने देखा, पंकज त्रिपाठी जी। तो जो जितना जमीनी होता है, जो जितना नेचुरल होता है, संजय जी ने बता दूं उतना बड़ा होता है। सही बात है, पंकज त्रिपाठी आज के डेट में बहुत जमीनी व्यक्ति। और मतलब सोचिए, मेरे छोटे कार्यकर्ताओं से या जो भी लोग दुनिया में कहीं सुन रहे हैं, अपने ऊपर छत से न फेंकें। आप जिस पाउच में ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं, वो पूरा कूड़ा फैल जाता है। और अगर उन्होंने ये बात बोली, ये भाषा, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। अनुराग कश्यप जी काशी के रहने वाले हैं, यही उनका जन्म हुआ है ओबरा में। जिस घर में ओबरा में जन्म हुआ है, वासेपुर की शूटिंग उसी क्वार्टर से स्टार्ट हुई है। उनके माता पिता मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्तेस्तु और सामाजिक चैनल NGO KMVS में स्वागत करता हूं। जैसा कि पुण्य से आप लोगों को सूचना लगातार मिलते चली आ रही है कि आज के जो मेहमान हैं हमारे बहुत खास है, लेकिन उसके पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आज हमारा और आपका NGO KMVS फेसबुक पेज परिवार 1K अपना पूर्ण कर चुका है। आप लोगों के इसी प्यार और दुलार के लिए मैं हमेशा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। मित्रों, जैसा कि NGO KMVS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लाइव आपसे जुड़कर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, जिसके लिए तमाम काशी के जो प्रतिष्ठित जन हैं उनको इस मंच पर बुलाकर उनके द्वारा एक चर्चा की जाती है, उनके बारे में चर्चा की जाती है और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में चर्चा की जाती है। तो तमाम ये बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय के लिए आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास है। और कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो मैं आप लोगों से रूबरू कराने जा रहा हूँ श्री तिलक राज मिश्रा जी से। तिलक राज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि आज आप हम मिलके बैठ के जो बात कर रहे हैं वो काशी के स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए ये बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा एक शिष्टाचार होता है, एक फोरम होता है कि हम हमारे आए हुए जो अतिथि हैं उनका पहले स्वागत सत्कार किया जाए। तो सर्वप्रथम जैसा कि हमारा जो शिष्टाचार है, शिष्टाचार के मुताबिक हम अपने दर्शकों की तरफ से आपको ये छोटी सी एक भेंट है, वो अंग वस्त्रम, वो आपको समर्पित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी हमारी स्मारिका है, ये इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये उसका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने संविधान की भी आपसे कहते हैं कि संविधान का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान ही हमारे देश की मूल रीढ़ है जो हमें आपको चलाती है। तो मित्रों, जैसा कि हम
1K फॉलोवर कर चुके हैं और आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि हमारे बीच आज काशी के प्रतिष्ठित युवा भाजपा नेता, सह संयोजक, काशी क्षेत्र के ट्रस्ट के श्री तिलक राज मिश्रा जी, ट्रस्ट समन्वय के श्री तिलक राज मिश्रा जी आके हमसे आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो तिलक भैया, हमारा परिवार 1000 लोगों का आज हुआ है, तो उसके लिए हमने छोटी सी एक केक मंगाई है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे परिवार में बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत और इसको आप हमारे आपको भी और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। जय हो। क्या बात है, आपका मुंह मीठा करा दूं, आपका अधिकार है इसको। जय हो। दोस्तों, ये वो परिवार है जो आप लोगों का है, आप लोगों ने ही बनाया है, वरना मेरी क्या औकात है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। और आप जो हमें बल देने वाले हैं कि आज तिलक राज मिश्रा जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो आपने पुश किया है, धक्का दिया है, तब आज तिलक राज मिश्रा जी आ रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि सारी चीज़ें हो गई, अब हम अपने जो अतिथि हैं उनके बारे में उन्हीं से ही जाने तो बेहतर होगा। तो तिलक भैया, आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें और आप किस क्षेत्र में हैं, क्या क्या किए हैं, आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताएं। तिलक राज भैया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मेरा नाम तिलक राज मिश्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का, चूँकि संघ परिवार में मेरे पिताजी संघ से जुड़े रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो चूँकि अपने 6-8 वर्ष की उम्र में संघ से जुड़ गए, तो एक घर में एक वातावरण जो था वो संघ परिवार का ही था, लोगों के उसी विचार परिवार के लोगों का आना जाना था। तो मैं भी संघ की शाखाओं में जाने लगा 6-7 साल की उम्र में। और उसके बाद धीरे धीरे करीब मुझे लगता है कि 84-84 में जब अमरनाथ जी और शंकर प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे थे काशी में, जिस बार वो लोग हार गए थे चुनाव, उस समय ही मैं बहुत बड़ा सक्रिय हो गया, उसके साथ साथ दौड़ने लगा, देखने लगा, चुका था उसी विचार परिवार में होने के नाते। तो एक बीजेपी से जुड़ाव हो गया। और वो जुड़ाव क्या, वो तो एक जैसे अबोध बालक का जुड़ाव हो 8-10 वर्ष की उम्र में, तो आप समझ सकते हैं वो क्या होगा। और उसके बाद जब 89 में दादा और अमरनाथ जी चुनाव जीते, उनके विजय जुलूस में भी साथ साथ लगा रहा, पीछे पीछे। तो उमंग का एक माहौल, और फिर पोस्टर बैनर चिपकाने का काम शुरू कर दिया, झंडी लगाने का काम शुरू कर दिया। जब संघ के लोग देते थे कि भाई ये पोस्टर लगाना है, उस समय शहर के मध्य में टाउन हॉल के मैदान में वोटिंग हुआ करती थी, तो वहाँ हम लोग जा करके संगठन के लिए काम करने लगे। और उसके बाद धीमे धीमे जुड़ाव होने लगा। 89 में पार्षद का चुनाव हुआ, जिस समय 2 पार्षद हुआ करते थे एक वार्ड में, तो उस समय भी एक जुड़ाव रहा। जिस समय हमारे बालजी पाठक जी की हत्या हो गई जयपुरा में, तो उस समय खाना वाना घेरा था हमारी पार्टी ने, तो उस समय भी मैं वहीं पर था साथ में। छोटा था, बालक था उस समय, तो 12-13 साल उम्र रही होगी। तो इस तरीके से एक परिवार के साथ, एक विचार के साथ जुड़ाव हो गया और शाखा में भी जाता रहा और बीजेपी के साथ सक्रिय हो गया। OTC किया, संघ शिक्षा वर्ग में गया, यहाँ पर हमें बाकायदा ट्रेनिंग होती है कैसे हम अपनी दिनचर्या में कैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। संघ का मतलब सबसे बड़ी चीज वहाँ एक अच्छी चीज है कि व्यक्तित्व का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने स्वयं की सेवा कैसे कर सकते हैं। स्वयं सेवक, पहले आप स्वयं को जानें, स्वयं के लिए अपने दिनचर्या का आप अनुसरण करें, तो आप अपने आप में अच्छे व्यक्तित्व हो जाएगा आपका। उस व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं संघ में लोग। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में है। उसके बाद एक अभिनय होने के नाते, कलाकार होने के नाते, अभिनय के साथ में थिएटर से जुड़ गया। कॉलेज में, स्कूल में छोटे मोटे प्रोग्राम किया करता था, फिर थिएटर करने लगा, छोटे नाटक करने लगा, फिर नायरा मंडली से जुड़ गया, संस्कार भारती से जुड़ गया, तो उसके साथ में प्ले करने लगा। फिर कुछ आगे जाकर के कुछ आधुनिक युग में कुछ चैनलों पे काम करने का मौका मिला, कुछ सीरियल में काम करने का, कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे गंगा वासेपुर, मसान, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान। क्योंकि पॉलिटिकल होने के नाते और सामाजिक रूप में जुड़े होने के नाते एक
छोटा छोटा रोल करता रहा, कम काम करता रहा। थिएटर पे अभिनय ज्यादा बड़ा करता रहा, जैसे गुंडा नाटक मैंने किया, उसके पहले मैंने मुआवजे किया, शांत भाषा किया। वेचू के हमारे विश्वनाथ बहुत दादा थे, हम लोगों के गुरु, जो अभिनय हम लोगों को सिखाया करते थे। गौतम चटर्जी जी, विश्वनाथ दादा, अपने भुलेंद्र शर्मा जी, ऐसे लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया। तो अभिनय सीखने का मौका मिला उसमें, कुछ अभिनय। और फिर साथ में पापा, चूंकि हमारे दुर्गा पूजा जुड़े रहे, संस्थापक सदस्यों में थे सार्वजनिक दुर्गा समिति टाउन हॉल वाराणसी की, तो उस नाते दुर्गा पूजा से जुड़ाव हो गया। पिताजी ही मेन मुख्य भूमिका में रहे हमारे जीवन में, क्योंकि जहां जहां उनका जुड़ाव रहा वहां पीछे पीछे साथ साथ उनका भी जुड़ाव होता गया। तो चूंकि फादर बैंक एम्प्लॉय थे, बैंक यूको बैंक में थे, तो हम लोग फिर दुर्गा पूजा से वहीं जब ड्यूटी से आते थे शाम को वहाँ सब लोगों के साथ मिलना जुलना, दुर्गा पूजा से जुड़ाव हो गया। बहुत छोटे पद थे ये, तो टाउन हॉल में जाने लगा मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, पापा के साथ। और वहीं से धीमे धीमे दुर्गा पूजा के चुनाव में चयन हुआ और मैं केंद्रीय पूजा समिति का अध्यक्ष हो गया। यानी जिसमें मान की सभी प्रमुख दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा समितियां हैं, उसकी एक केंद्रीय पूजा समिति है जो बहुत वर्षों से है, लेकिन 15 में मैं अध्यक्ष हुआ, यानी 10 साल हो गया मुझे अध्यक्ष हुए। उस समय से मैं दुर्गा पूजा के लिए और केंद्रीय पूजा समिति के लिए भी काम करता हूँ। तो जो भी जहाँ कहीं कठिनाई आती है विसर्जन के मामले में, एक विसर्जन का PIL लगा, उसमें करता रहा। और इसी क्रम में आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम चल रहा है, जिसमें काशी क्षेत्र में एक जिम्मेदारी है। तिलक भैया, जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को बताया है बचपन से, मतलब कहा जाता है कि शुरुआती झंडा और डंडा ढोना, ये सब कुछ हमारे तिलक भैया कर चुके हैं। और तिलक भैया को जैसा कि मैं भी अपने लगभग बचपन से ही मैं जानता हूँ कि तिलक भैया बहुत जुझारू थे। और सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति, एक समय होता था जब सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति मतलब कलाकारों की वहाँ पे जमावड़े लगते थे और लगता था कि अरे यार गजब, मतलब ये 9 दिन का जो कार्यकाल होता, जो माँ का उस दिन 9 दिनों का होता था, वो लगता था हम लोगों के लिए एक उत्सव का माहौल होता था। क्योंकि बचपन में हमने सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति ही एक ऐसा जो पंडाल और दुर्गा पूजा समिति थी। और एक और अच्छी बात बताना चाहूँगा दर्शकों को कि बड़ा अच्छा जुड़ाव रहा संजय जी के साथ, कि जब मैं वहाँ पर टाउन हॉल में, देवेंद्र पांडे जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, मेरे पिताजी महामंत्री हुआ करते थे मिश्रा जी। तो उस समय जब मैं मुझे बनाया गया कार्यक्रम मंत्री, तो मैं जब पहली बार कार्यक्रम मंत्री बना तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ अलग कार्यक्रम होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम हो जिसमें कलाकार आवे, काशी के लोगों को मौका मिले। तो मैंने बहुत सोचा करके मैंने एक नाम दिया सुरगंगा काशी में, जिसका पूरा पहला जो बैनर तैयार हुआ, एक अच्छे कलाकार के रूप में हम लोग सर्च करेंगे कौन अच्छा बना सकता है, कौन अच्छा कलाकार है जो बढ़िया लिख दे। उस समय कोई कंप्यूटराइज चीजें थी नहीं, आज 2500 साल पहले, 30 साल पहले की बात है। उस समय संजय जी ने वो पहला काम किया और इन्होंने इनके बनाया हुआ, पूरा डिजाइन किया हुआ मंच पे सुरगंगा कार्यक्रम का पूरा संजय जी का ही हो जाता था। ये बहुत छोटे थे उस समय और मैं भी बहुत छोटा ही था, लेकिन एक क्रिएशन के साथ, एक क्रिएटिव संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैंने बताया कि स्वयं की सेवा और स्वयं से कुछ प्रेरणा से कुछ आप समाज के लिए करें। तो ऐसी प्रेरणा बचपन से ही मन में रही और इसी क्रम में समाज सेवा में है। बाकी समाज सेवा से बाकी ऐसा कोई और भी अभी आकर्षण ऐसा नहीं है जो आजकल वर्तमान में चल रहा है कि धन उगाही कर ली जाए और धन कमा लिया जाए। यहाँ केवल और केवल मन में प्रेरणा और भाव केवल समाज सेवा का, देश सेवा का और अपनी मातृभूमि की सेवा का है। वो तो दिखता है भैया। तिलक राज जी के साथ मैं इतने दिन से हूँ और मुझे दिखता है कि भैया ने जो कार्य कर रहे हैं, जो चाहे वो भाजपा में हो, चाहे संघ में हो, चाहे वो अन्य भी केंद्रीय पूजा समिति को ही लेकर क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हुए हैं। और मुझे लगता है आपको जो भाजपा की जो उच्च स्तरीय जो कमेटी है, जो वो है, उन्हें आपको बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजना चाहिए। पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। खैर, कहते हैं देर आए दुरुस्त हैं, और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी आपको अचंभित कर सकती है। मैं बताऊं संजय जी आपको, मेरी पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर लोगों पर नजर रखती है, अपने हर कार्यकर्ता पर नजर रखती है। और मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई एक बड़ी जिम्मेदारी आज नहीं दे पा रही है, संगठन नहीं दिया है संगठन ने, तो जो मेन स्ट्रीम में जो संगठन का काम होता है
जितने वर्षों में, तो शायद जरूर मेरे अंदर कहीं कुछ कमी होगी। जिस दिन वो कमी पूरी होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है संगठन अपने आप आपको बुला करके जिम्मेदारी दे देगा। ये वो संगठन है। सही बात तो है। इस नाते वो तो भैया दिल्ली देख चुकी है, दिल्ली इस चीज को देख चुकी है, रूबरू हो चुकी है। दिल्ली है, आपके राजस्थान हैं, आपके MP हैं, मतलब आप समझिए कि शिवराज सिंह उत्तर प्रदेश भी आपका है। उत्तर प्रदेश भी आप हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जी, जी। बाकी यही नहीं, कार्यकर्ताओं में भी देख लीजिए, जी। जो भी कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी, जी। जो दायित्व है संगठन का काम, मतलब संगठन का की जिम्मेदारी निभाना। जी, जी। ये संगठन तय करता है कि हमें कौन सी जिम्मेदारी का लायक मुझे समझता है संगठन, जी, जी। वो देता है। उस पर कहीं कोई बट नहीं है, मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलता, न सोचने से मिलता। करते रहिए, संगठन जरूर आपके लिए कहीं न कहीं कुछ सोचेगा और हम लोग संगठन में पूरी तरह संतुष्ट हैं। तिलक भैया, जैसे कि आप केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष भी हैं, जी, तो थोड़ा सा केंद्रीय पूजा समिति के बारे में भी बताइएगा कि कितने इसमें आपके साथ पूजा पंडाल हैं, क्या बनारस में ही है या उत्तर प्रदेश के अन्य भी जिलों में है, उसके बारे में बताइएगा। और आपकी ये समिति करती क्या है उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि केंद्रीय पूजा समिति जैसा लगता है कि जब कोई पूजा होता है तभी वो एक्टिव होती है, क्या ऐसा भी है? नहीं, देखिए ऐसे संजय जी क्या है कि जैसे केंद्रीय पूजा समिति का निर्माण तो बहुत पहले हुआ, जो जनरल राजा सिंह जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और उसके बाद जो है विजय सिंह जी उसके अध्यक्ष हुए। अपने लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष थे हमारे यहाँ टाउन हॉल के, और बाद में उसमें मैं अध्यक्ष हुआ 15 में। तो ये समितियां चयन करती हैं, क्योंकि बनारस में जो कंप्लीट पूजा होती है 512 समितियां हैं पूरे जिले में, जी। और शहर के अंदर जो है वो करीब करीब 225 के आसपास है। तो अब इन समितियों में ये प्रमुख समितियां जो हैं, जो प्रमुख समितियां, बाकी सारी समितियां साथ जुड़ी हुई हैं, जो प्रमुख समितियां हैं उसकी एक मिलाकर के पूरी केंद्रीय पूजा समिति है। तो उसमें हम लोगों का काम है कि जैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर अच्छा प्रशासन की अच्छी व्यवस्था हो, हमें दुर्गा पूजा समितियों में कोई समस्या न हो, क्योंकि जो धार्मिक आयोजन करते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। जो कार्यकर्ता इतना बड़ा आयोजन करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, आप समझिए 10 दिन तक या 3 दिन तक, जहाँ भी पूजा 4 दिन होती है, वो निरंतर 4 दिन कहने के लिए होता है, लेकिन वो चूंकि 4 महीने से लगते हैं पीछे से, और चंदे का कलेक्शन है, पूरी व्यवस्था है, साउंड की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, प्रतिमा का ऑर्डर करना है, इन सारी चीजों के साथ, और समाज में एक अच्छा वातावरण बना के रखना है कि वातावरण भी खराब ना हो, क्योंकि लोगों से सहयोग लेकर के पूजन करना है। तो इस नाते ये सारी चीजें करते हैं। और केंद्रीय पूजा समिति कहीं ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, कोई सब पर नियंत्रण रखकर हम लोग एक समूह बना करके रखें, और कहीं हमारी किसी अपने समिति के सहयोगियों की कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसमें मैं आगे पहल करता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। और एक संगठन है आपस में मिला हुआ। प्लस हम लोग एक अभिनंदन यात्रा निकालते हैं 9 वर्ष के अवसर पे। उसके पहले अभी आपने देखा कि जनवरी में 21 जनवरी को हम लोगों ने श्री राम यात्रा निकाली। जी, जी, जी। और श्री राम अभिनंदन यात्रा, और ये काशी स्टेशन से निकल के दशाश्वमेध घाट तक गई, और करीब करीब 1.5 किलोमीटर में केवल नरमुंड नजर आ रहे थे शहर में। बहुत सारी यात्राएं निकली थी चारों तरफ, लेकिन काशी स्टेशन जो यात्रा निकली वो करीब करीब उसमें 50 से ऊपर जगह पर हमारे समिति के लोगों का स्वागत किया गया। और केंद्रीय पूजा समिति के बैनर पर आप समझिए, मुझे लगता है पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहीं उतना बड़ा एक यात्रा, उतनी बड़ी यात्रा नहीं निकली। कुछ मीडिया का कवरेज भी मिला, कुछ हमारे लगता है कुछ सोशल मीडिया के एक बहुत अच्छा टाइप न होने के कारण, जैसे आप जैसे भाइयों का टाइप न होने के कारण उस समय कुछ उसका वो बहुत चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन आप समझिए कि यात्रा की पहली जो कड़ी थी वो मैदानी चौराहे पर थी, और 1.5 किलोमीटर अगर आज भैरव पर दूसरा एक अगला छोर था। इतनी लंबी यात्रा, तो यह है सनातन के लिए, और यही केंद्रीय पूजा समिति का काम है कि सनातन के बारे में लोग अच्छा जाने। और एक और हम लोग काम करते हैं, हम लोग अपील करते हैं कि दुर्गा पूजा समितियां इसमें सात्विक रूप में नवरात्र के अवसर पर, जैसे हमारे बंगी समाज के लोग करते हैं, आप देखिए पूरा माहौल एकदम भक्तिपूर्ण होता है। साउंड हम धीमा बजाते हैं, हम फूहड़ गाने न बजाएं, हम फिल्मी धुन पर गाने बहुत न बजाएं, हम अच्छा वातावरण, जैसे आपने देखा बचपन से हम लोगों ने सोचा तो टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना शुरू किया, कृष्ण महाराज जी ने उसका उद्घाटन किया। तो
जो भी ये कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो क्लासिकल, हम शास्त्रीय संगीत की नगरी है, साहित्य की नगरी है, ये कला की नगरी है। यहाँ नाली पहाड़ी जैसी सभा है काशी में, तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम अच्छे लोगों में अच्छी चीजों को आगे उत्प्रेरित करें, लोग प्रेरणा लें और काशी से आगे सीखें। तिलक भैया, जैसे कि आपकी जो पूजा समिति है, पूजा समिति में एक दिक्कत और भी आती होगी कि कई पूजा समिति नए नए भी आ रहे होंगे, तो उसमें जैसे प्रशासनिक जो आपको व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें वो करना पड़ता है, जी जी, क्या नाम है, परमिशन की भी दिक्कतें उनको आती रहती हैं, तो क्या उसमें भी आप हेल्प करते हैं उस संस्थाओं का? और हेल्प करने के साथ साथ कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि उनसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, भाई उसमें कई तरीके के एनओसी लेने पड़ते हैं, फायर की एनओसी होती है, बिजली की एनओसी होती है, तो उसमें किस तरीके से आपकी क्या संस्था या समिति मदद करती है भैया उसमें? जी, ये दिक्कत जरूर आती है, और इस नाते हम लोगों ने एक बार जब कोरोना पीरियड में जब ये दिक्कत आई थी और जब कमिश्नरेट हुआ था बनारस, तो मेरी वार्ता उस समय सतीश गणेश जी थे, काशी में कमिश्नर थे, पहले कमिश्नर वही हुए हैं बनारस में, और बहुत मृदुभाषी, बड़े अच्छे व्यवहार के। तो मेरी वार्ता फोन से हुई तो उन्होंने मेरी गैंग ऑफ वासेपुर की फोटो देख ली। तो गैंग ऑफ वासेपुर की जो पोस्टर चलता है जिसमें मीम बनता है, जैसे बुलेट में मैं बैठा हूँ, पीछे मनोज वाजपेयी बैठे हैं, विवेक बैठा है, तो हम लोग 3 लोग हैं बुलेट पे, उसी मीम बनता है पूरे भारतवर्ष में भी मीम उसी पोस्टर पे बनता है। तो मुझे अनुराग कश्यप पोस्टर बॉय के नाम से बोला भी करते थे, परिचय कराया करते थे लोगों से, छाबड़ा जी और अनुराग कश्यप जी। उन्होंने वो फोटो देख ली तो कहा कि तिलक जी ये फोटो कैसी है वासेपुर में, ये आपके उस पर लगी है डीपी पर। मैंने कहा सर मैं यहीं आगे बैठा हूँ बुलेट पे। अरे भाई बड़ी अच्छी बात है, तुम आओ यार मेरे साथ चाय पियो, आओ जल्दी मेरे घर आओ। फिर दोबारा फिर फोन किया, अरे अब तो मेरे पास आपको आ जाना चाहिए, आप आए नहीं तिलक जी। फिर मैं गया उनके साथ, मैंने वार्ता हुई, चाय के साथ हम लोग बैठे, तो सतीश गणेश जी ने कहा। फिर बाद में जब दुर्गा पूजा का समय आया तो फिर मेरी एक बैठक हुई, मैंने पूजा समिति के प्रमुख लोगों के साथ मैंने घर पर वार्ता की। उनसे मैंने अपील की कि भाई जब बड़ी दिक्कत आती है तो एक विंडो सिस्टम हो जाना चाहिए जहाँ से हम एक जगह दे दें और हमें ये परमिशन हो जाए। तो उसका प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है हम लोगों के साथ, और माननीय योगी जी के आने के बाद और सहयोग रहा है लगातार। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधे एसीपी लॉ एंड ऑर्डर है, हम लोग उनके यहाँ दे देते हैं, अपने वहीं से हमें परमिशन करके मिल जाता है, या जो हमारे जोन के एसीपी हैं उनके यहाँ दे देते हैं, वहां से भी आ जाता है। लेकिन मेरी ये अपील है लोगों से, जो लोग भी जान रहे हो, सुन रहे हो, और परमिशन लेना अच्छी चीज है, सूचना जरूर प्रशासन को होनी चाहिए। पूजा के परमिशन का ये मतलब होता है सूचना होनी चाहिए कि प्रशासन को जानकारी हो कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे आपको सुरक्षा देगा, कैसे आपकी सूचना प्राप्त यहाँ आएगा, तो प्रशासन को पता होना चाहिए। और इसलिए वहां पर हमें एसीबी लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ दे करके एक अनुमति ले लेनी चाहिए कि हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तिलक भैया, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जीवन में आपके कुछ ऐसा वाकया हो जो आप याद करते हो, चाहे वो घटना हो, दुर्घटना हो, या कोई भी अच्छी चीज़ ऐसी हो जो आप हमारे दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहें। कोई एक ऐसा वाकया जो हमारे दर्शकों के लिए आप कभी इस चीज़ का जिक्र न किया हो, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे हम उस चीज़ से पर्दा हटा रहे हैं, कोई ऐसा वाकया बताइए। देखिए वाक्य तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में हैं तो नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ वाक्य ऐसा नया हो रहा है जिससे आप जुड़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। लेकिन जैसे कुछ यादगार पल होते हैं, जैसे मुझसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि तिलक जी आप गंगा वासेपुर में आप हैं, वो समय की एक ऐतिहासिक फिल्म है, और उस समय के दौर में मैंने देखा कि जैसे उस समय हम लोग जब साथ जाते थे गाड़ी में बैठ करके, कई साल मनोज वाजपेयी ने भी चर्चा की कार्यक्रम में, कपिल शर्मा शो में, तो हम लोग एक गाड़ी में जाया करते थे। तो जैसे एक गाड़ी में सोचिए, मैं एक छोटा कलाकार बनारस से उस समय काम करते करते मुंबई जाता आता था, रहता था, चला आता था। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि एक गाड़ी में हुमा कुरैशी भी बैठी हैं, नवाजुल सिद्दीकी बैठे हैं, विवेक सिंह बैठे हैं, विनीत सिंह बैठे हैं, सॉरी विनीत सिंह है जो अच्छा कलाकार काशी के हैं, विनीत सिंह अभी वो छावा फिल्म में भी हैं, वो बड़ा अच्छा छावा किया है जी।
तो बहुत अच्छे कलाकार हैं। शायद हमें लगता है कि अभी वो जो जाट बन रही है, जाट में भी विनी सिंह ने काम किया है। अच्छा, तो हमारे अच्छे जानने वाले विनी सिंह मित्र हैं हम लोग के। मुक्काबाज फिल्म के मेन लीड में विनी सिंह थे, वो वासेपुर में भी हैं। तो विनी सिंह हो गए, तो ऋषा चड्ढा हो गए, हम लोग अपनी गाड़ी जाया करते थे। केवल मनोज वाजपेयी जी के लिए अलग गाड़ी मिली थी उस फिल्म में। मतलब अनुराग कश्यप का ऐसा ट्रीटमेंट था उस समय कि, और उस फिल्म का, मुकेश छापड़ा का, इन लोगों की टीम का, कि सारे लोग बराबर ट्रेन में चलेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं काउंट किया जाएगा वासेपुर में। मतलब अनुराग कश्यप की कोई कुर्सी पर्सनल नहीं हुआ करती थी डायरेक्टर की, ये डायरेक्टर इसी में बैठेंगे। सामान्य हम लोग बैठते थे, सब लोग मिलते थे, बात करते थे आपस में। पीयूष मिश्रा जी थे। तो ऐसे लोग, तो मुझसे पूछा कि आपने कौन सा रोल किया है, कोई बहुत बड़ा रोल तो आपका नहीं है वासेपुर में। और मुकेश, जब हम लोग एक मसान फिल्म थी विकी कौशल की, तो मसान फिल्म में जब हम थे, विकी कौशल जी के जो पिताजी हैं श्याम कौशल जी, अच्छे फाइट मास्टर हैं इंडस्ट्री के, वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हो गए थे। मतलब मेरा बड़ा अच्छा जुड़ाव, विकी तो डायरेक्टर था वासेपुर में, 8वां डायरेक्टर था अनुराग कश्यप जी के साथ। तो हमसे पूछता था, ड्रेस पूछता था विकी आकर के, अरे कैसे पहनो, क्या है ड्रेस है, क्या है, और डाउन टू अर्थ जमीन के साथ जुड़ के काम करना, ये वासेपुर में रहा हम लोगों के साथ। उनके पिताजी मिल गए मुझे JSB मॉल में, इंटरव्यू कर रहा था, बुलाया तो मैंने कहा अरे श्याम भैया इधर आइए। वो आए, मैंने उनको समय समेत कराया, फिर किया, फिर अरे यार तिलक तुम तो यार एकदम ऐसे ही पकड़ लिए मुझे, और इतना सम्मान तुमने दे दिया यार। मैंने कहा अरे भैया आप बहुत छोटा सम्मान है, आप बहुत बड़े सम्मान के हकदार हैं। फिर विक्की वहां मिला, उसके बाद हम लोग सब बैठे हुए साथ में, तो मुझसे उन्होंने बोला आपने बहुत बड़ा रोल तो किया नहीं है फिल्म में। तो मसान के उस प्रीमियर में अनुराग कश्यप की माता जी ने पूछा कि अनु ये लड़का पहचान रहा हूँ, ये कौन लड़का, ये बड़ा चेहरा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये अपना पोस्टर बॉय है गंगा वासेपुर का। मुझे पोस्टर बॉय के नाम से ही बोलते थे वो अनुराग सर, कि ये पोस्टर बॉय है। तो उसके बाद फिर मेरा परिचय कराया, तो मुझसे उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि देखिए वह पूरे जीवन में कई चीजें ऐसी हुई है कि बहुत बड़ा आप रोल कर पाए। जैसे आपने बोला कि भाजपा में आपका बहुत बड़ा कोई अभी दायित्व नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि मेरा इतना बड़ा दायित्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बचपन से 10 वर्ष की उम्र से कार्यकर्ता हूँ। 80 में जिस पार्टी का गठन हुआ है, वो 84 से मैं मतलब 10 साल का रहा हूँ उस समय, 8 साल का, और मैं उस समय से कार्यकर्ता हूँ। यानी पर्ची लिखा करता था, मैं पोलिंग एजेंट बन नहीं सकता था। जब मैंने प्रतीक्षा किया कि मैं 18 वर्ष का हो जाऊं तो मैं पोलिंग एजेंट बनूंगा, तो मैं पहला पोलिंग एजेंट बना जाकर के। और उसके पहले मैं पर्ची लिखा करता था कि पर्ची सही करके नाम करके भाग संख्या लिख करके सबका हमको बूथ पर देना है, चौकी बैठे रहना है। पापा के कहीं और जाने पर पापा के कुछ मित्र प्रकाश चाचा थे, ये लोग प्रकाश चंद्र जायसवाल जी, तो ये लोग मिल करके वहाँ चौकी लगाया करते थे। उस चौकी में मैं बैठ के देखा करता था छोटे में। तो रोल वो है कि आप बहुत बड़े रोल में, कि आप एक इतनी बड़ी पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के उस समय से कार्यकर्ता हैं। उस कार्यकर्ता को कोई कहीं नहीं निकाल सकता, उस कार्यकर्ता को कोई रोक नहीं सकता, उस कार्यकर्ता का आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको दायित्व से हटा नहीं सकते। आज मैं अगर महानगर अध्यक्ष रहूंगा, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहूंगा, मुझे दायित्व से हटाया जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता को नहीं हटाया जा सकता है। वो कार्यकर्ता रहेगा, काम करता रहेगा। वासेपुर में मैंने यही जवाब दिया कि वासेपुर में अगर आप हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कल्पना करिए कि एक चेयर पे जहां पर पीयूष मिश्रा जी बैठे हैं, अनुराग कश्यप बैठे हैं, अनुराग बासु बैठे हैं, मनोज वाजपेयी भी अपने अपने डायरेक्टर हैं, कि स्कूल हैं अभिनय के, मनोज वाजपेयी बैठे हैं, वहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठे हैं, वो बहुत छोटे थे, पंकज त्रिपाठी जी बैठे हैं, और इतने लोग जहाँ बैठे हैं और उस एक चेयर पर आप बैठे हैं। आप कल्पना करिए, वो जो मेरी ट्रेनिंग 1 महीना 1.25 महीने हुई है उन लोगों के साथ, वो ट्रेनिंग कई करोड़ दे करके भी नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया टाइम्स ऑफ इंडिया के उस पत्रकार ने कि बड़ी अच्छी बात लग आपने कही कि वो जो ट्रेनिंग है वो नहीं मिल सकती कहीं, वो सर्कल नहीं मिल सकता आपको जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं 1 महीने 1.25 महीने रोज। तो वो बड़ी चीज थी। बाद में पंकज त्रिपाठी, जब मैं मिर्जापुर 3 कर रहा था, अभी एक वेब सीरीज है मिर्जापुर 3, मैं लखनऊ में शूट में था, पंकज त्रिपाठी जी मुझे देखे, और वो बड़ा वाकया है, वही जीवन का आपने बताया, बड़ा वाकया है। मुझे शीशा मेरा उतारा उन्होंने अपने गाड़ी का, इनोवा का, और आवाज दिया, अरे तिलक तुम इतने मोटे कैसे हो गए यार? अरे मैंने कहा तो कहे कि अरे, मैंने कहा कि अरे मैं आजकल चूंकि राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में हूँ, इसलिए कौन सी पार्टी में हो? हमने कहा बीजेपी में। अरे आओ वेरेंटी में आओ, वेरेंटी में आओ बैठो। उस समय वो अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, तो मैं कुछ चर्चा वर्चा वेरेंटी में हुई उनसे, तो एक अच्छा साक्षात्कार हुआ, कुछ सीखने को मिला। तो बहुत जमीनी व्यक्ति मैंने देखा पंकज त्रिपाठी जी,
तो जो जितना जमीनी होता है, जो जितना नेचुरल होता है, संजय जी ने बता दूं उतना बड़ा होता है। सही बात है। पंकज त्रिपाठी आज के डेट में बहुत बड़ी, बहुत जमीनी व्यक्ति। और मतलब सोचिए, मेरे छोटे कार्यकर्ता, छोटे कलाकार को जो व्यक्ति उतने सालों के बाद, वासेपुर के बाद मेरी मुलाकात मसान में हुई थी, फिर एक बार सुपर 30 में ऋतिक रोशन वाली फिल्म में जी जी मैं पूरा प्रोडक्शन का काम ऋतिक भैया के साथ देख रहा था, जी जी, उसमें हुई थी। और उसके बाद वो लखनऊ में मिर्जापुर में मिले और मुझे तुरंत पहचान गए। ये बड़ी चीज है, ये बड़े लोगों की बड़ी पहचान है। सही बात है। ये नजरअंदाज न करना, तुरंत अपनापन मान करके और बात करना, बुलाना, ये बड़ी चीज है। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, चूक जी हैं, दिल्ली में है, वो एक मिनट पहचानते हैं कार्यकर्ताओं को देख कर, कह रहे तुम। तो कई सारे संघ के हमारे प्रचारक हैं जो आपसे एक बार मिल लेंगे, वो आपके नाम को याद रखेंगे। तो जीवन में मैं यही अपील लोगों से करना चाहता हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ रहिए, जमीन रहिए, नेचुरल रहिए, बनावटी एकदम मत रहिए। आप जो अंदर थे वही बाहर रहिए। क्या बात है। वैसे आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों से अब शेयर की है। और अब हमारा जो पॉडकास्ट का मेन थीम है वो अब सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह पे आ पाती है जी। तो क्या हम लोग आगे चलने के लिए तैयार है तिलक भैया? एकदम तैयार है। तैयार हैं। तो कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिएगा और उसके बाद आपसे कुछ ऐसी चर्चाएं होंगी कि हो सकता है आपके उसको विपरीत भी लगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये भी कह देना चाहता हूँ, चूँकि ये काशी की बात है, काशी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की बात है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री आज इस काशी के लिए इतना सब कुछ कर चुका है, यहाँ तक कि यहाँ पे आके स्वच्छता अभियान का इन्होंने शुरुआत किया। और हमारे लिए आज बड़ा ही गर्व का समय है कि हमारे प्रधानमंत्री जो तीन बार के प्रधानमंत्री काशी के क्षेत्र से निकले हुए हैं, और ये पूरे विश्व के गुरु इनको माना जाता है। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संसदीय क्षेत्र है, वो दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन है कुछ और। तो उसके बारे में अगर हम आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को ये चर्चा, गंभीर चर्चा करनी होगी कि अगर आज इंदौर लगातार 7-8 बार, लगभग 8 बार से नंबर 1 है, तो ये क्यों आ रहा है इंदौर, और काशी क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी हम अपने, चूँकि हिंदू धर्म में हूँ तो उसके लिए भी बात करूँगा। तो ये पहली स्लाइड है, इसके बारे में आप बताइएगा। मंदिर से जो निकलने वाले निर्माल्य हैं, जो माला फूल वगैरह जो निकलते हैं, ठीक है भैया, जो माला फूल जो निकल रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसका सही तरीके से रख रखाव भी होना चाहिए। तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है नगर निगम। जैसा कि पूर्व में हमारा एक एपिसोड हुआ है, उसमें अजय शर्मा जी भी आए थे और आचार्य वेद प्रकाश मिश्र जी भी आए थे, उनसे भी बात हुई है। और हमारे कुछ और महंत भी हैं, उनसे भी हमने इस पे चर्चा की थी कि गुरुजी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सही तरीके से रखवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी आपकी आस्था से जुड़े हुए हैं। हम ही इसको चढ़ाते हैं, हमारे देवता को पूजा होने के बाद हम ही इसको कचरते हैं या इसको कूड़े पे फेंक दिया जाता है। तो इसका एक सही तरीका होना चाहिए। जैसे कि अजय शर्मा जी आए थे, उन्होंने ये बताया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में आईटीसी को टेंडर कर दिया गया है, तो क्या कौन रोड़ा बन रहा है, इसके लिए आप बताइएगा। जैसे देखिए, जैसे जहाँ तक स्वच्छता की बात है जी, तो हमारे हम लोग का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और हम लोग के वाराणसी के सांसद श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत ही काशी से की है और यहाँ दशाश्वमेध घाट से की। हम सब उस कार्यक्रम में वहीं उपस्थित थे और उन्होंने वहीं से एक संदेश दिया पूरी दुनिया को, स्वच्छता का संदेश। गांधी जी के बाद अगर कोई स्वच्छता पर बात करने वाला रहा तो मोदी जी है। तो मोदी जी ने एक अभियान चलाया जिसमें उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया कई सारे लोगों को। तो देखिए, होता क्या है कि ब्रांड एम्बेसडर बनना और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करना,
इन दोनों में अंतर होता है। तो शायद उस समय कहीं कुछ लोगों में रहा होगा कि प्रयास करना लोगों ने शुरू किया, और एक लोगों में जागृति तो मोदी जी के प्रयास से ही पैदा हुई। जो आज आप देखिए ट्रेनों में खा करके पूरे ट्रेन में कहीं फेंक दिया करते थे, जी। मैं पर्सनल अनुभव करता हूँ क्योंकि मेरे भी अपने नेचर में वो आ गया, और ये शायद 14 की बात से ही आया, मोदी जी के आने के बाद से ही आया ये। टू बी वेरी फ्रैंक, एकदम कहीं उसमें कोई बनावटीपन नहीं है कि आज अगर आप मुझे कुछ देंगे खाने को तो मैं खाऊंगा, और अगर कुछ पैकेट होगा तो मैं उसको या तो जेब में रख लूंगा या तो मैं हाथ में लिया रहूंगा, तो उसको डस्टबिन में ही डालूंगा। तो ये एक नेचर में आना, जैसे आपने चाय पिया कुल्हड़ को आप डस्टबिन में ही डालेंगे। तो जो निर्माल्य है वो आप जैसे मंदिरों में है, ये नगर निगम ने बड़ी अच्छी व्यवस्था भी की है। हमारे कई सारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, जैसे हमारे पूर्व के मिनिस्टर हैं नीलकंठ तिवारी जी हैं, दक्षिणी के विधायक हैं, चाहे हमारे मेयर अशोक तिवारी जी हैं, उसके पूर्व जो भी मेयर थे बिमला जायसवाल जी थी, और उसके पहले भी जो लोग थे मोले जी थे, ये सभी लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। और देखिए आज आपने इंदौर की चर्चा की, तो इंदौर की चर्चा में ये है, इंदौर के नागरिक बहुत जागरूक हैं। देखिए हम ये बहुत क्लियर करना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। केवल सिस्टम या सरकार कहीं कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, वो हमें व्यवस्था दे सकती है, एक संदेश दे सकती है, एक हमें आचरण करने के लिए एक हमें एक आदर्श प्रस्तुत कर सकती है कि देखिए मोदी झाड़ू लगा रहे हैं, हमने देखा कि भाई प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे। आज जी झाड़ू से लोग डरा करते थे, आज झाड़ू को लोग ब्रांड एम्बेसडर बन करके और फोटो खिंचा करके लगता है कि नहीं वो बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये एक संदेश समाज में देना ये बड़ी चीज है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। और हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं और हमारे नीलकंठ तिवारी जी हैं, चाहे जोगिंदर जी हैं, सौरभ जी हैं, अशोक तिवारी जी हैं, तो धर्मेंद्र सिंह जी हैं, ये सारे लोग जो भी एक दायित्व पर हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारे संगठन के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि एक अभियान चलाते रहते हैं। अभी देखिए नीलकंठ जी पूरे दक्षिणी में एक स्वच्छता अभियान चला रहे थे, लगातार चल रहा है, तो वो चलाते रहते हैं, करते रहते हैं, जनता को संदेश देते रहते हैं कि आप भी स्वच्छ रहो। एक सुझाव के मेरा आता है, अगर कोई जनता अगर हमें सुन भी रही हो या जुड़े हुए लोग या समझे हो तो उसको समझे लोग। काशी के अंदर 3 समस्या बहुत ज्यादा है जो मैंने महसूस किया है। शूटिंग के दौरान भी एक मैं स्टार प्लस का सीरियल कर रहा था उस समय, कोई तो होगा तेरे शहर में, तेरे शहर में सीरियल था, उसकी शूटिंग में मुझसे लोगों ने कहा, डायरेक्टर ने और बाकी लोगों ने, कि जी आपके शहर में लोग हॉर्न बहुत बजाते हैं, हॉर्न के कारण इतना ध्वनि प्रदूषण है काशी में, तो इस कारण से हॉर्न से लोगों को दिक्कत होती है। मैंने उनको बोला हॉर्न इसलिए बजाते हैं भाई साहब, जो मैंने काशी का पक्ष रखा कि चूंकि ये गलियों का शहर है, कहीं गली से कोई बाहर निकल के वो गाड़ी लेकर के आ रहा है, वो इधर से न चला है, इसलिए वो हॉर्न बजा के आगाह कर देता है कि मैं भी निकल रहा हूँ, इसलिए आपको आवाज समझ में आती है। बड़ा बढ़िया सफाई आपने दिया तिलक जी, लेकिन हॉर्न इतना बजना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है जो सड़कों पर जो लोग चल रहे हैं वो हॉर्न न बजाएं, प्रयास करें हॉर्न न बजाएं। गुटखा खा करके लोगों की, मैक्सिमम लोगों की आदत है गुटखा मुंह में, और उसका जो पाउच है वो सड़क पे, चाय मुंह में, कुल्हड़ सड़क पे। हमें इससे बचना होगा, थोड़ी आदत में परिवर्तन करना होगा, थोड़ी सोच में परिवर्तन करना होगा कि लोग अगर जा रहे हैं सड़क पर गुटखा न थूकें, पान न थूकें, पाउच न फेंकें। आपका शहर आप देखिएगा अपने आप बहुत स्वच्छ होगा। और तीसरी जो समस्या आती है, लोग ऊपर छतों से कूड़ा फेंकते हैं। मैं अपील करूंगा आप सभी से, काशीवासियों से, या जो भी लोग दुनिया में कहीं सुन रहे हैं, अपने ऊपर छत से न फेंकें। आप जिस पाउच में ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं वो पूरा कूड़ा फैल जाता है, और गाय आती है या कोई खुले जानवर आते हैं, वो पूरा कचरा इधर उधर फैलता रहता है और पूरी गलियां उससे गंदी होती हैं, पैर पैर आपके घर तक पहुंचता है वो। तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट विद संजय के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ आप सभी से कि एक आदत अपने जीवन में डालें। एक, गुटखा खा के पाउच को सड़क पर न फेंकें, गुटखा खा के सड़क पर थूकें नहीं। उसके बाद हॉर्न कम बजाएं। और तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट, कि ऊपर से छत से कूड़ा न फेंकें, नीचे उतर के दे दें या लटका करके रस्सी के नीचे दे दें। ये मेरी अपील है आप सभी से स्वच्छता के लिए। बाकी सारे प्रयास नगर निगम कर रहा है। निर्माल्य मंदिरों से कलेक्ट किए जाते हैं, गाड़ियां आती हैं, कलेक्ट करती हैं, उसे ले जाकर के डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इसका में प्रयास चल रहा है। और भी मंदिर जो ना जुड़े हो, मंदिरों से जुड़े, नहीं होगा तो हम लोग भी इसका प्रयास शुरू करेंगे, अच्छा प्रयास शुरू करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, केंद्रीय समिति काम करेगी।
भैया इसीलिए तो आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया गया है कि चूँकि आप केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष हैं जी। और मैं जो मार्केट में जाता हूँ, मैं अपने मंदिरों में जाता हूँ, कई मंदिरों में जाके मैंने इस पे चर्चाएं रखी, तो उन्होंने कहा कि एक ही बात कहा कि नगर निगम ये कहती है कि आप जो व्यवस्था करना है अपने से करिए। अब एक बात ये बताइए, एक कोई छोटी सी भी मंदिर है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जहाँ पे कोई मतलब कहा जाए तो व्यवस्था वो नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या नगर निगम जो व्यवस्था देने के लिए अधीन है, शासनादेश में उनके ये है कि आप शहर की सफाई की व्यवस्था आपके जिम्मे है, तो क्या आप उनका सपोर्ट नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भैया? जी एकदम एकदम करना चाहिए। अब रही बात केंद्रीय पूजा समिति और काशी मानव विकास समिति, काशी मानव विकास समिति लगातार ये प्रयास कर रही है, हम किसी भी विभाग के दुश्मन नहीं है। अगर आज ये प्रोग्राम पॉडकास्ट विद संजय अगर सिंगल यूज प्लास्टिक के अवेयरनेस के लिए क्रिएट कर गया, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में हम आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी एकदम कर रहे हैं, एकदम है। तो जब हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप एक बात ये जानिए कि या तो आप जो काशी वासी हैं उनकी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, या जो आपके पीछे जो चमचा दौड़ते हैं उनको बातों का ध्यान रखिए, जो अपना गुड वर्क दिखा के और न जाने क्या क्या चीजें कर रहे हैं। भाई फोटो तो उसी का जाता है जहां झाड़ू लग रहे हैं, लेकिन जहां नहीं लग रहा है वहां का फोटो कहां जा रहा है? ये बताइए। मैं बता रहा हूं। ये बताइए, तो ये कौन बताएगा? ये हमारे आप जैसे लोग जो काशी में रह रहे हैं उसको, या तो आपको संवाद स्थापित करना पड़ेगा। आप कहीं के भी है, देखिए तिलक भैया, होता क्या है कि 2 से 3 साल के लिए बड़े अधिकारी आते हैं, 2 से 3 साल अपना समय काटते हैं और जय श्री राम यहाँ से करके चले जाते हैं। ठीक बात है ये, ठीक है। तो थोड़ा नियंत्रण की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि अगर कोई भी, सबसे पहले तो संवाद ही हट गया है, हमारे आपके बीच में कोई संवाद है? एक बात भी ये बताइए। सबसे पहले मैं उस समय मैं किसी सम्मानित अखबार का मैं पार्ट रहता था और मैं उनके यहाँ एक इवेंट होता था जिसमें अजीत चौधरी जी और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे सारे लोग, तो उसमें डीएम, एसएसपी, उस समय कमिश्नर तो था नहीं, सारे जितने भी आला अधिकारी थे उसमें संवाद में बैठते थे और उस पे वाराणसी के लिए चर्चाएं होती थी कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। आप आज कौन सी चर्चाएं होती है भैया, ये बता दीजिएगा। कहीं कोई चर्चा जागरूकता जो है संजय जी, जैसे जागरूकता करने के लिए मैं बताऊं आपको, बहुत सारे व्यापार मंडल भी ऐसे हैं। उस समय बग्गा के साथ जुड़ा हुआ था व्यापार मंडल में, जय सिंह बग्गा की टीम में मैं न्यायाधीश का अध्यक्ष था। तो उस समय भी सनी जौहर जी हैं, तो हम लोग मिलकर के, प्रेम मिश्रा जी हैं, हमारे बिल्लू जी हैं, जो व्यापार मंडल से जुड़े लोग हैं, सभी प्रमोद अग्रवाल हैं, सब लोग। तो ये क्या है कि हम लोग भी एक जागरूकता अभियान निरंतर चलाए हैं कि ये पॉलिथीन का प्रयोग बंद हो। ये जो पॉलिथीन का लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये तो ये जो जब तक ये फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी, जिन फैक्ट्रियों से माल आ रहा है, तो आम जनमानस को अच्छा दिक्कत भी आती है। अभी कहीं आप कुछ सामान लेने जाइए और आप घर से झोला लेकर नहीं गए हैं और आपको घर से फोन आ गया, पत्नी का ये फला सामान लेकर के आइएगा, और आप दुकान जाएंगे तो पॉलिथीन आपको मांगना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ी बात है कि पहले लोग कपड़े के पॉलिथीन का प्रयोग, कपड़े वाले जो है रैपर का प्रयोग करना शुरू करें। तो कपड़े का जब आएगा, और अच्छा कपड़े में भी बहुत सारे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, उससे भी दिक्कत है। गाय खाती है, गाय के पेट में फंस जाता है वो, गंगा जी में आप डाल देंगे उसमें जाकर के अंदर फंस जाएगा पानी में, वो खत्म होता ही नहीं है। तो पन्नी ऐसी बने जो डिस्ट्रॉय हो सके। निवेदन लोगों से एक लोग वही लें जो गल जाए। कागज गल जाता है, कागज का प्रयोग करना इसलिए कम है कि भाई पेड़ काट करके कागज बनते हैं। तो आखिर में जनमानस में, आम जन में, एक आम दिनचर्या में प्रयोग के लिए क्या होगा? जैसे मैंने जब मूर्ति विसर्जन के लिए ये लगाया हाईकोर्ट में, तो कि गंगा जी में मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि आप ये कह दीजिए कि नाला बह रहा है, गंगा जी में सब बह रहा है, तो मूर्ति क्यों नहीं जाएगी? देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों से, हाईकोर्ट आपके तर्क सुनने के लिए नहीं बैठा है।
कि नाला जा रहा है तो हमको दे दीजिए। आप अपना तर्क बताइए कि हमारे मूर्ति से प्रदूषण नहीं होता है। हम अगर इको फ्रेंडली मूर्ति डालेंगे, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं डालेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बैन हो। मैंने 6 PIL हाईकोर्ट में लगाया है मूर्ति विसर्जन के लिए। जी जी। तो मैंने जो देखा कि मूर्ति विसर्जन से प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि मिट्टी है, वो कलर खाने वाला कलर है, और जो निर्माल्य की बात आपने किया, माला वाला जो कार्यकर्ता वो तो निकाल लेते हैं। मेरा भी निवेदन है, माला वाला निकाल कर, निर्माल्य निकाल कर तब विसर्जन मां का करें। तो ये हम लोगों ने भी अपील की, तो PIL में भी अपील की थी कि हमें हमारे कुछ सुझाव हमने दिया है NGT के माध्यम से कि NGT के रूल पे हमें परमिशन मिले। वो मैं योगी महाराज जी से बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री से बात करूंगा उस विषय पर कि हमको परमिशन मिले। तो उसी तरीके से कि आप अगर पॉलिथीन का प्रयोग कर रहे हैं तो पॉलिथीन में वो भी जाके गंगा जी फंसता है, वो भी जाके गंगा जी कहीं कहीं उसको प्रदूषित करता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण उसी से होता है, पॉलिथीन से, और ये जो छोटे छोटे जो लोहे के वो डाल देते हैं उससे होता है। तो मेरा ये निवेदन आप सभी से है कि नगर निगम निरंतर प्रयास कर रहा है, हमारी सरकार प्रयास कर रही है, हमारे पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं, हम थोड़ा सामंजस्य बनाएं। और आपने जहाँ तक चर्चा करने की बात कही, तो आइए हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जब चर्चा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, केंद्रीय पूजा समिति और आपकी जो मानव सेवा समिति है, मिल करके हम लोग काम करते हैं, चलते हैं लोगों तक। समितियों को तो हर गली मोहल्ले हमारी समितियों को याद करता है। हमारे साथ तो मैं बताऊं कैसे 1.5 किलोमीटर की यात्रा निकल गई केंद्रीय पूजा समिति की। केंद्रीय पूजा समिति के कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में है हमारे, सही बात, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, और वो मेहनत है हमारी 20 सालों की। तो आप वो समझिए कि आपके साथ हैं, हम लोग एक अभियान चलाएंगे और चला करके लोगों को जागरूक करेंगे। अब जैसा कि तिलक भैया एक पॉलिथीन की बात आई है, तो ये मेरे हाथ में एक पॉलिथीन है, ये देखिएगा, इस पे आप देखेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मोहर तक लगा हुआ। और ये पॉलिथीन जो है, ये जो बाल होता है भैया, जी जी जी, जिसको हम लोग खाते मक्का, ये उससे बनाया गया है। अगर इसको आप खा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉलिथीन होती है, चूंकि अवेयरनेस, अब देखिए उसका सब्स्टिट्यूट तो निकल गया, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या है, अब लोगों को ये कहना है कि भैया ये महंगा पड़ रहा है। तो अब महंगा पड़ रहा है तो आगे स्लाइड में उनको पता चलेगा कि ये कितना महंगा आपको पड़ सकता है। ये पाउच जो है कितने किलो का सामान ये अंदर ले लेगा भैया? जितने आप उसको यूज करते हैं उससे कम आपका वो नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, केवल थोड़ा सा ये है कि थोड़ा महंगा है। ये जैसे वो आप उसको 150 रुपए का लेते हो तो ये 200 रुपए का पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये इको फ्रेंडली है। एक और अपील मैं करना चाहूंगा संजय जी, आज आपके चैनल के माध्यम से। जी जी, मुझे भी जब भी आपका पॉलिथीन देख के मुझे याद आ गया। जी जी, पूरे दुनिया में या पूरे भारतवर्ष में, मान लीजिए दुनिया तो मैं जानता नहीं, लोग बहुत जागरूक लोग हैं अपने विदेशों में, पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी लोग पॉलिथीन में चाय मंगा रहे हैं, कृपया वो चाय न मंगाएं। ये दुकानदार केवल अपना पैसा बचाने के लिए, अपनी मेहनत बचाने के लिए, आप अपनी मेहनत स्वयं बचाने के लिए, कि आपको केटली का प्रयोग न करना पड़े, आप पॉलिथीन में लोगों को चाय ला करके दे रहे हैं, पूरी तरह कैंसर कारक है। गर्म चाय जब उस पॉलिथीन में जाता है, वो पॉलिथीन का केमिकल गलता है और उस केमिकल वो चाय में मिल जाता है। आप पूरा जहर पी रहे हैं आपको वाली चाय के माध्यम से। तो कृपया पॉलिथीन में चाय मंगा के न पिए। प्लास्टिक जो पॉलिथीन वाला गिलास है, प्लास्टिक वाला गिलास में चाय न पिए। गर्म जहां भी जाता है केमिकल, वो केमिकल गलता ही गलता है। तो जिन भी चीजों में गर्म चीजों का प्रयोग है, ठंडे चीजों का प्रयोग नहीं है, उनसे आप बचें, उस प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। आप लोग चाय मना करें कि हम चाय नहीं पिएंगे आपकी, आप पॉलिथीन में चाय लाए हैं या मंगाए हैं या आप दे रहे हैं, हम चाय नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी जागरूकता आएगी और पॉलिथीन का प्रयोग कम होगा। सही बात है। जैसा कि तिलक भैया आपने कहा कि पॉलिथीन और ग्लास वगैरह के लिए, तो आप हमारे दर्शकों, आप हमारे NGO KMBS के जो फेसबुक पेज है और जो YouTube चैनल है, वहाँ पे जाइएगा और आप देखिएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करके आपके लिए वो वीडियो तैयार किया है। और आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले दिन में आप बच्चा तक नहीं पैदा कर पाएंगे। इतनी बड़ी विध्वंसकारी चीज है ये प्लास्टिक, बच्चा तक न पैदा कर पाएंगे। ये नहीं, ये नपुंसक तक बना रहा है, इसकी पूरा प्रमाण है, उसका पूरा प्रमाण है। आप जब जाके देखेंगे लेवल कम होना शुरू हो जाएगा तो दिक्कत होगी लोगों। और कहीं ना कहीं आज जो
मच्छरों की तरह पट लोग गिर रहे हैं ना, और कुछ लगाया जा रहा है दूसरों पे आरोप, ये आरोप वो नहीं है, ये आरोप इसी का साइड इफेक्ट है। क्योंकि जो हमारी रक्त वाहिनियों में जब मस्तिष्क तक जा सकता है जो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, वो उसी का साइड इफेक्ट है कि आज हार्ट अटैक से हम लोग मर रहे हैं ऑन द स्पॉट। ये हो रहा है वही कारण है। और हम दूसरों पे दोषारोपण दे रहे हैं कि इस चीज के साइड इफेक्ट से ये हो रहा है। मतलब मैंने कई संजय जी ऐसी चीजें देखी अभी जिसमें जिन लोगों ने जीवन में कभी भी न गुटखा खाया, न सुपारी खाया, न पान खाया, न कोई नशा किया, उन्हें कैंसर हो गया। हाँ बिल्कुल, ऐसी घातक बीमारी हो गई। केवल वो एक गलती करते थे, जब हॉस्टल लाइफ में थे तो पन्नी में मंगा करके चाय पिया करते थे। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पहले जो स्लाइड हमारे जो चल रहा था, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जो पूर्वांचल में एकमात्र इंडोक्राइन सर्जन है, मतलब आप समझिए एकमात्र इंडोक्राइन सर्जन, और उन्होंने आकर अपनी वो टॉपिक थायराइड के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूरी 1 से सवा घंटे की उनकी जो हमारे पॉडकास्ट है उस पर आप देख लीजिएगा, आई ओपनर है। आप जाके देखिएगा कि कितनी बड़ी वो है। अभी आने वाले दिन में हम लोग हार्ट डिजीज के भी डॉक्टर को, आपको स्पेशलिस्ट को लेकर आएंगे, और यहाँ तक कि बचपन की जो शिकायत हो रही है तो उसमें जो वुमेन्स डॉक्टर हैं उनको भी लेकर आएंगे। ये जो मंच बनाया गया है, ये मंच का बेसिक काम ये है कि हम आप दूसरों को अवेयर कर सके। और हमारा जो थीम है कि आज अगर तिलक भैया आगे बैठे हैं तो तिलक भैया के कुछ न कुछ 1000-2000 फॉलोअर हैं। 1000-2000 फॉलोअर को अगर ये जाएगा तिलक भैया के माध्यम से कि आप पॉलिथीन को, सिंगल यूज प्लास्टिक को, मैं पॉलिथीन के विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का विरोध कर रहा हूं जो भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूर्णतः भारत में बैन कर दिया। मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं प्लास्टिक का विरोध नहीं कर, क्योंकि प्लास्टिक का विरोध करूंगा तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम निकाल ही नहीं सकते अपने जीवन में, क्योंकि आइसोलेटर उससे बढ़िया है ही नहीं, इंसुलेटर पॉलिथीन से बढ़िया। तो चलते हैं हम लोग आगे की स्लाइड पे, और आगे की स्लाइड भी बहुत जबरदस्त है भैया। आप ये बताइएगा कि जो स्वच्छ काशी बनाने में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों की वॉल पेंटिंग शहरों में है, उस पर क्या कहना है आपको? क्योंकि देखिए भैया, तिलक भैया, ठीक है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि 2 से 3 साल आते हैं अपना गुड वर्क दिखाने के लिए, हमारे देवी देवताओं के ये यूज करते हैं। मैंने पेशाब तक करते हुए देखा है लोगों को, जी थूकते हुए देखा है लोगों को। तो क्या इस पे हम अपनी प्रतिक्रिया या चर्चा नहीं करेंगे? जी एकदम करना चाहिए। हाँ। और इस स्वतंत्र देश में जी। ये अधिकार भी हमें है कि हम अपनी बात को रखें, स्वतंत्रता का अधिकार है। जी जी। तो ये एक सबसे बड़ा है कि हमने जो केंद्रीय पूजा समिति में हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, उसमें हम लोगों ने कई वर्ष में ये नारा दिया है, स्वच्छ हो काशी स्वस्थ हो देश, दुर्गा पूजा का संदेश। दुर्गा पूजा का संदेश, स्वच्छ हो काशी स्वस्थ हो देश। इसके साथ कि काशी स्वच्छ हो और देश स्वस्थ हो, स्वच्छता की ओर रहे लोग, सारे लोग। इस क्रम में हम लोगों ने कई बार नारा दिया है और कई बार लोगों से अपील की है एक जागरूकता के लिए। और जहां तक वॉल पेंटिंग की बात है, तो आप देखिए, पेंटिंग सड़कों पर करना, कहीं भी कर देना खूबसूरती के लिए, ये अधिकारी ये करते हैं, और ये केवल बंदर बाढ़ मचाने के लिए मुझे लगता है ऐसा ये करते हैं ये लोग। ऊपर कोई बहुत प्रमाण तो नहीं है। एक जनता की मैं जब सुनता हूँ लोगों की राय विचार चौराहों पर, क्योंकि छोटा कार्यकर्ता हूँ, जमीन का कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा रहता हूँ, जमीन की चर्चा भी सुनता हूँ लोगों की। तो जो चर्चाएं मैंने सुनी है, अरे देखा ये आए लो, ये अपना चुटिया बनाई और खरीद पेंट सेंट करी, पैसा लेके हर बार 3-5 कर ली। ये आम जनता का है काशी में। तो ये जो संदेश जा रहा है ये गलत जा रहा है। ये ऐसा सरकार का कोई योजना नहीं। सरकार की योजना है कि जो लोग काशी में आए वो सुंदर चीजों को देखें। आप देखे होंगे पानी की टंकियां ऊपर पूरी पेंट हुई है, वो अच्छी चीज है। जी जी। इतने ऊपर पर जो शिव जी शंकर जी बने हैं और बाकी भगवान ईश्वर बने हैं, वो अच्छे हैं, क्योंकि वहां कोई जा नहीं पाएगा, कोई पान फूक नहीं पाएगा, कोई गंदगी फेंक नहीं पाएगा। जहां नीचे की तरफ लोग पेंटिंग कर दे रहे हैं, तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ प्राकृतिक सुंदरता लगा दीजिए, पेड़ बना दीजिए, कुछ और चीजें बना दीजिए, लेकिन
भगवान की तस्वीर मत बनाइए भगवान जिस पर और कि महापुरुषों की कि जिस पर कोई अगर कोई ऐसा हो तो खराब लगता है देखने में, अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। इस पर हम कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि इस पर एक घटना हुई थी हमारे अपने पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष से निगम जी। जी जी जी। तो निगम जी प्रमोद निगम जी की हत्या सिर्फ इसीलिए हुई कि उन्होंने पेशाब कोई कर रहा था नीचे, उन्होंने मना किया यहाँ मत करो, और इसलिए हम लोगों के वो एक बेचारे हम लोगों के एक अच्छे सामाजिक नेता और जमीन से जुड़े हुए बहुत ही सज्जन व्यक्ति दुनिया से चले गए। तो इस नाते कहीं बहुत लोग बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ मना नहीं कर पाते हैं, भैया पता नहीं कैसे लोग क्या कर रहे हैं। जो इतना घृणित कार्य कर सकता है कि देवी देवता को देखे बगैर अगर कहीं अगल बगल वॉशरूम कर सकता है और उसको वो एक लघुशंका कर सकता है, तो आप समझ लीजिए वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में। सही बात है। तो ये उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम उन तस्वीरों को बचाएं और वहां पर कुछ और योजना के अंतर्गत कुछ दूसरी सीनरी लाएं, कुछ और चीज लाएं, कुछ ऊपर स्लोगन अलग लिख दें ताकि नीचे शब्दों पर नहीं देखिए, जहाँ लिखित कुछ चीजें वो भी माँ सरस्वती है। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि अगर किताब पे पैर पड़ जाए या हमारे बैग पे पैर पड़ जाए तो हम पैर को माथे लगाते थे जो है किताब को। तो इस नाते ये चीजें गलत हैं, कहीं लिखना भी नहीं चाहिए कि जहाँ पर कोई पान फूक रहा है या कोई गंदा फेंक रहा है या कोई लघुशंका कर रहा है, तो लिखने पर भी वो हमें लगता है पाप लगता है, उससे हमें बचना चाहिए। सही बात है। और जैसे कि मैं तो यही सोचता हूँ कि आज सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किए हुए भारत सरकार को लगभग 3 साल होने वाला है। आप चले जाइए कहीं भी, एक वॉल पेंटिंग आपको शहर में नहीं मिलेगी भैया। क्या इसको नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये गंभीर है। आज मैं चूँकि पहलगाम में जो अटैक हुआ है 27-28 लोग मृत हुए हैं, तो वो तो इंस्टेंट आपको दिख रहा है कि आतंकवादियों ने मारा है, लेकिन मैं जिस चीज़ की बात आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ भैया, वो तो एक साइलेंट किलर है, हमारे आपके बीच में कैसे रह रहा है, हमारे आपके घर में तक पहुँच गया है। जी जी है। और उसकी वजह से आप एक बात ये बताइए कि 4 साल 5 साल के बच्चों को कैसे कैंसर हो जा रहा है? जी जी कैसे कैंसर हो जा रहा है? क्योंकि कौन सा वो गुटखा खा रहा है, कौन सा वो दारू पी रहा है, स्तनपान करा रही है, माँ जब वो खाई है, जी जी, वो पॉलिथीन में दूध पिए हैं, पॉलिथीन में खाना आया है, पॉलिथीन में सब्जियां आई हैं, पॉलिथीन में जो है वो चाय आई है, वो पिए हैं, प्रयोग किए हैं, उस केमिकल का इफेक्ट उस बच्चे पर हुआ है। तो उसका विरोध होना चाहिए, एकदम होना चाहिए उसका विरोध। इसीलिए इस मंच को तैयार किया गया है। मैं तो आज अपने मेयर साहब से चाहूँगा कि मेयर साहब, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये काशी ने आपको एक मौका दिया है और ये मौका है, और हमारे प्रधानमंत्री ने आप पे भरोसा भी किया है, तो उस भरोसे को आप बनाइए। काशी में जो आपको दिखाया जा रहा है वो मत देखिए। जैसे आप वो QR कोड के लिए अपने समकक्ष के वार्ड में दौरा कर सकते हैं, आप इंस्टेंट कहीं भी जाइए ना, पूरा संसदीय क्षेत्र आपका है, उस संसदीय क्षेत्र में आप जाकर देखिए कि क्या चीज़ें हैं। अभी मैंने एक ट्वीट किया है CPCB को, वहाँ कूड़ा जलाया जा रहा है, सारा चीज़ें हैं, बहुत सी दिक्कतें परेशानी हैं। जो आपको दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर वो सही रहता तो आप नंबर 1 पे रहते, ठीक है। तो अगर आप नंबर 1 पे नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमी है। और कबीरदास ने एक चीज़ कहा है तिलक भैया कि निंदक नियर है राखिए आंगन कुटी छपाए। अगर आप अपनी निंदा करने वाले को अपने आंगन में रखेंगे तो सदा ही आप उच्च रहेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं, तमाम लोगों से घिरे हुए हैं, पूरी विश्व घेरी हुई है, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जान रहे हैं, आत्मबल है, वो जान रहे हैं कि उस चीज़ों को जानो वो आत्मसात करते हैं। तो हमें आपको बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि एक कहा गया है कि एक छोटा बच्चा भी कभी कभार कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो आपके लिए ज्ञान प्रवाहित। देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया था। जी जी। तो प्रधानमंत्री जी हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री हैं जी, जिनके व्यक्तित्व से आप बहुत बारीक तरीके से उन पर निगाह रख करके या उनको सुन करके उनके व्यक्तित्व को देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी जी। इतनी विनम्रता, इतना धैर्य, सही बात, शब्दों का चयन, कभी कोई गलत शब्द उनके मुंह से निकल नहीं सकता। आप गौर करिएगा, वो जो चाहते हैं वही बोलते हैं। सही बात है।
एक भी शब्द उनके मुंह से अनायास नहीं निकल सकता। कभी कभी उनको आप छींकते हुए नहीं देखेंगे, कभी आप उंघाई लेते हुए नहीं देखेंगे, कहीं सदन में बैठे हैं और सो रहे हैं। सही बात है। तो ये और 24 घंटे में वो करीब मुझे लगता है 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। सही बात है। तो ये जो प्रेरणा है जीवन में, और लगातार निरंतर कुछ चीजों को वो क्रिएट करते रहते हैं, बहुत बड़े क्रिएटर के रूप में है वो किसी से पूछते होते नहीं, उनका स्वयं का क्रिएशन होता है। अगर वो विचार जरूर करते हैं बैठक में तय करके, लेकिन उनका स्वयं का क्रिएशन है सारी चीजें। मैं उनको बहुत छोटेपन से फॉलो करता हूँ। जब वो संगठन मंत्री हुआ करते थे बीजेपी के, उस समय से मैं उनको पसंद करता हूँ, फॉलो करता हूँ मोदी जी को। तो वो उस समय से क्रिएटर हैं, वो कुछ चीजों को क्रिएट करते हैं। और मोदी जी के बारे में आपको और खास बात बता दूं कि मोदी जी के जो मित्र मेरे साथ कभी रहे 14 में, उन्होंने मुझे बताया कि नाम क्या है? वो अपने वहाँ साउथ के थे। अच्छा। अपने के नाम मैं भूल रहा हूँ, 14 में मेरे साथ घूमा करते थे वो। अच्छा अच्छा। और उन्हीं के साथ वो कभी अमेरिका वगैरह मोदी जाया करते तो रहा करते थे उनके साथ। अच्छा अच्छा। जैसा उन्होंने मुझे बताया। सुधाकर रेड्डी जी। अच्छा। तो वो रेड्डी साहब जो है वो मोदी जी ने भेजा था उनको महाराज 14 में आए थे वो। उन्होंने बताया कि मोदी जी को किताब पढ़ने का बड़ा शौक है, वो किताब बहुत पढ़ा करते थे। तो अब देखिए जो ऐसे लोग हैं जो उन्होंने उनके बारे में बहुत चीजें बताई कि कई चीजें मोदी जी ऐसे ही बातचीत करते करते वो भाप जाते हैं। तो वो देखिए बड़ा बनने के लिए मैंने बताया ना, बहुत विनम्रता, बहुत जमीनी सोच, बहुत ही आपके अंदर अगर अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ी, तो आप फिर जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो वो जो मोदी जी सीखने की बात है बहुत अच्छी चीज है। तो उसके नाते उनको प्रेरणा मान करके इस युग में, हम लोग मोदी युग में है समझ लीजिए आज, और कुछ चीजें आप कुछ 10 वर्षों के बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री अगर दुर्भाग्य से नहीं रह जाएंगे, तब आप याद करेंगे कि आपने किस महापुरुष को पाया और किस महापुरुष को भी खोया है। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आप उस समय कल्पना करिएगा। तो आज हम लोग जिस युग में हैं उनसे प्रेरणा लें, उनके विचारों को सुने, और अगर स्वच्छता उनका संदेश है तो उसके एक कदम हम भी कुछ करें। सही बात है। आइए अब हम लोग तीसरे स्लाइड पे ये चलते हैं। शिवलिंग पर प्लास्टिक पात्र से दूध चढ़ाने और पूजा यज्ञ हवन इत्यादि धार्मिक प्रयोजन में प्लास्टिक का हस्तक्षेप। एक वीडियो ये चल रहा है तिलक भैया, ये आप देखिएगा और बताइएगा। तमहं नमामि श्री वैद्यनाथं, तमहं नमामि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का है। नगरे सफाई चल रही है। हाँ, सफाई चल रही है। अभी देखिए एक आप देख रहे हैं नीली रंग की बकेट जिसमें दूध आया है। जी जी जी, ठीक है, आप देख रहे हैं। अभी देखिएगा इसी से ही बाबा का चढ़ाया अभिषेक होगा। हाँ, इसी से चढ़ाया देख लीजिए, ताकि उसके तब ये है कि प्लास्टिक से हम बचें लेकिन बाबा को न बचें। नहीं, आपके हमारे शास्त्रों में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि आप देखिए ये चढ़ाया। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारे शास्त्रों में कहीं प्लास्टिक का वर्णन ही नहीं है, अष्ट धातु का वर्णन है या तो मिट्टी के पात्र, मिट्टी के पात्र का, मिट्टी के पात्र क्या? हाँ, अरे भैया ऐसे क्या मिलते हैं लेकिन लोग लेना नहीं चाहते हैं, लोग देना नहीं चाहते लोग। हाँ, लेने वाले लोग हैं। अब लेने वाले लोग पूरी शुल्क दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप समझिए कि वहां पे जो दूध चढ़ाने के लिए दूध 50 रुपए लीटर है तो वहां 100 रुपए लीटर बिकता है। आप उसको पूरी तरीके से। संजय जी, मैंने आपको एक बात बताई पहले शुरू में जी कि लोग जो चाय पी रहे हैं प्लास्टिक में चाय केवल इसलिए ले रहे हैं, प्लास्टिक गिलास ले रहे हैं कि उनको कुल्हड़ लाना पड़े, उनको जाकर के केटली धोनी ना पड़े, गिलास धोना ना पड़े। मैं कहता हूँ शीशे के गिलास में भी लोग चाय पीते तो वही बहुत बढ़िया था, वो भी अच्छा है, वो भी खराब नहीं है। शीशे का गिलास में चाय पी, शीशे का गिलास बढ़िया, धुला साफ हो गया। लेकिन प्लास्टिक में जो लोग चाय पी रहे हैं वो पूरा जहर पी रहे हैं। उसी तरीके से बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी जो लोग प्लास्टिक में भेज रहे हैं वो केवल कमाई बचाने के लिए कि हमें मिट्टी के बर्तन थोड़े महंगे पड़ेंगे, प्लास्टिक बड़ा सस्ता पड़ जाएगा, हम दे के छुट्टी पाएंगे, वो दे गए ले जाकर फेंक दिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है।
वरना बढ़िया तांबे का लोटा मंगा करके रखें, आप जल चढ़ाइए, उसको लाके दुकान पर वापस दे दीजिए। इसका विरोध होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। विरोध पे जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता, विरोध हर चीज हम कैसे कर सकते हैं? सही बात। हम एक जागरूक करें लोगों को कि भैया आप यहाँ न बेचो, प्लास्टिक न बेचो। आप गिलास में दे रहे हो, प्लास्टिक के गिलास में उसको लोग दूध चढ़ा रहे हैं, आप कुल्हड़ मंगा लीजिए, रोजगार मिलेगा हमारे कुछ लोगों को, जो हमारे ग्रामीण के लोग हैं उनके बनवाइए, उनको 5 रुपए दीजिए। तिलक भैया, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि मंदिर एक कमेटी है, काशी विश्वनाथ नाथ ट्रस्ट है, ठीक है, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं, ठीक है, और वो अगर ये फरमान जारी कर दें कि हमारे इस कैंपस में प्लास्टिक वर्जित है, इसलिए मैं इस पर प्रयास करूंगा और मैं अपने स्वयं के केंद्रीय पूजा समिति के पैड पर लिख करके बिल्कुल मैं उनको दूंगा, इस पर जागरूक करूंगा कि ये जब भी कहिएगा तो मैं संयुक्त रूप से एकदम आप आइए, एकदम स्वागत है। देखिए कहीं भी हम सामाजिक जीवन में है, मैंने पहले बताया आपको, तो हम समाज की सेवा के लिए हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं, कैसे लोगों के काम आ सकते हैं, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं तिलक भैया, एक हमारे प्रधानमंत्री जी की एक वक्तव्य है, उसको जरा आप सुन लीजिएगा। हमें अपने कालखंड में मिले ये अपने आप में हमारा सौभाग्य, और दूसरा हमारी आजादी के 75 साल, देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों का स्मरण हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर को हमने खोना नहीं देना चाहिए। 130 करोड़ देशवासियों के हृदय में महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप, देश के आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप आजादी के 75 साल और गांधी के 150, इस पर्व को हमारी प्रेरणा का महान अवसर बना करके हमें आगे बढ़ना है। मैंने इसी लाल किले से 2014 में स्वच्छता के लिए बात कही। 2019 में कुछ ही सप्ताह के बाद मुझे विश्वास है भारत अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर पाएगा। राज्यों ने, गांव ने, नगर पालिकाओं ने, सबने, मीडिया ने जन आंदोलन खड़ा कर दिया। सरकार कहीं नजर नहीं आई, लोगों ने उठा लिया और परिणाम सामने है। मैं, मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। क्या आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती है, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। लेकिन साथ साथ हमने ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, या तो हम कपड़े का थैला भी बेचेंगे, ले जाइए। हम एक वातावरण बनाएं, दिवाली पर हम जहां भांति भांति के लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्यों न इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें, ताकि कपड़े का थैला लेकर के मार्केट जाएगा तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। आप सिर्फ डायरी देते हैं तो शायद कुछ नहीं होता है, कैलेंडर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, थैला देंगे तो जहां जाएगा थैले के आपकी एडवर्टाइजिंग भी करता रहेगा। हम पूरे चीजों को, और जूट के थैले हो मेरे किसानों को मदद करेगा, कपड़े के थैले हो मेरे किसान को मदद करेगा, छोटे छोटे काम है, गरीब विधवा माँ जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा।
यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवी के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हो, स्वावलंबी भारत की सपना हो, महात्मा गांधी के आदर्शों को भैया जी, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की 2019 की वो स्पीच सुनी जिसके लिए वो सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब बंद होने के लगभग 2 साल 3 साल पहले वो कह चुके थे कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दीजिए, क्योंकि वो खतरे को भाप चुके थे कि ये किस हद तक जिस देश ने इसको ईजाद किया, जिस देश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, वो जब इससे बची नहीं रहेगी तो हम आप कैसे बच सकते हैं। तो भैया कहीं ना कहीं इस चीज़ को आत्मसात तो करना ही चाहिए, क्या कहेंगे? जी एकदम करना चाहिए। एक इतनी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि बंद करने के साथ साथ उन्होंने एक हमें विकल्प भी दिया कि जो हमारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, हमारे उद्योगपति हैं, हमारे व्यापारी गण हैं, वो लोगों को आपस में एक दूसरे को त्योहार के अवसर पर गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इसी बात को ध्यान रखते हुए कोरोना काल में हम लोगों ने जो राशन बांटा, केंद्रीय पूजा समिति ने जो राशन दिया लोगों को, राशन वितरण किया, उसकी कीपिंग भी आप अगर हमारे फेसबुक पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो उसको हम लोगों ने कपड़े का ही थैली बनवाया, जी जी, कपड़े के थैले में ही सारा सामग्री रख करके लोगों को दिया। जी जी, और मुझे लगता है काशी में बहुत सारे लोगों ने वही प्रयोग किया। जी। जहाँ जहाँ भी लोग बांटे वो पॉलिथीन का प्रयोग नहीं किए जी। और प्लास्टिक की पन्नी का प्रयोग नहीं किए, वो कपड़े के थैली का प्रयोग किए। और आज बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं भी जो कपड़े दे रहे हैं और कपड़े की थैलियां 10 रुपए में जी। कुछ गरीब महिलाओं को देते हैं, जो अनाथ महिलाएं हैं उनके यहाँ वो देते हैं, वो थैला बना के देती हैं, 10 रुपए वो देते हैं। कोई व्यापारी कपड़ा दे देता है, कोई वो ये सूट दे देता है सिलाई का, जी। वो डोनेट करते हैं लोगों को, जी जी, वो ले आकर के गिफ्ट करते हैं कपड़े के थैले। तो देखिए प्रधानमंत्री जी जब भी देते हैं विकल्प भी देते हैं, कि वो सुझाव नहीं देते, विकल्प देते हैं। सही बात है। उन्होंने एक अच्छा विकल्प दिया है कि हम सब प्रयास कर सकते हैं, हम लोग अपनी आदत में डाल सकते हैं कि हम उनको डायरी न दें, ये न दें, वो दें। डायरी पेन भी जो चलता रहे, लोगों के काम में आएगा। हाँ, लेकिन उसमें एक डायरी पेन को एक कपड़े के थैले में रख करके देंगे, और कपड़े का थैला उनके काम में आएगा। सब्जी लाने के, कोई घर की सामग्री लाने में ये आदत बनानी पड़ेगी। हर गाड़ियों में पड़ा होगा टिक्की, मैंने बताया पहले शुरू में आपको, अगर अभी पत्नी का फोन आ गया कुछ सामान लेके आइएगा, जी जी, तो उसमें आपका कुछ सही नहीं है तो आप पॉलिथीन में ही लेंगे। सही बात है। तो इस नाते ये करने की आवश्यकता है, कपड़े के थैले का हम लोग आदान प्रदान करें और इस पर जागरूकता होनी चाहिए। और ये प्रधानमंत्री तो जागरूक कर ही रहे हैं, हमें आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। और नगर निगम को? नगर निगम जागरूक है, नगर निगम बहुत प्रयास कर रहा है, नगर निगम हमारे पार्षद भी बहुत प्रयास करते हैं। ये एक हम बात करेंगे मेयर साहब से, इस पर एक अभियान चला करके एक माह का अभियान चला दें, जिसमें सारे वार्डों में सारे पार्षद जाएं और जाकर के इस पर करें। मैं तो पर्सनल मेयर साहब से बात भैया करूंगा। जैसा कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूं कि आपने हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं सुना, उन्होंने कहा सतत प्रयास। जी, ये सतत प्रयास मतलब हमको निरंतर प्रयास करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में आ चुकी है और उसमें प्रयास करना होगा और उनको समझाना होगा, लोगों को बताना होगा कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। हाँ, जागरूकता का एक अभियान चला करके हमें सतत प्रयास करना होगा। सतत प्रयास वो मैं बताया मैंने, आप शब्दों को पकड़िए, संजय की दिनचर्या में लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपने आदत में शुमार करना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। चलिए भैया, ये एक स्लाइड में आपसे रूबरू करा रहा हूँ। बनारस में नमो घाट का एक हिस्सा जमीन में धंसा, 50 करोड़ की लागत से बना था, उपराष्ट्रपति ने किया था उद्घाटन। क्या इसे माने कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? देखिए कहीं न कहीं कुछ, देखिए तो घाट के आसपास मुझे लगता है कुछ इसमें भ्रष्टाचार अगर ना भी माने संजय जी, लापरवाही मान सकते हैं। इसमें यह कह सकते हैं कि जैसे घाट के किनारे का जो कच्चा घाट है, अगर मिट्टी का घाट है उस पर आप ऊपर निर्माण कर देंगे और मिट्टी धसेगी, तो आप समझिए आपका सारा निर्माण चाहे 50 करोड़ नहीं 50 अरब का हो, वो धस जाएगा। तो यह लापरवाही हो सकती है कि जैसे जब जो अधिकारियों ने वहां पर सर्वे किया, सर्च किया, जो पिलर खड़े किए, जो नीचे बिम दिया, या नीचे अंदर जाकर के मिट्टियों का वो किया, अपना एक बिम बनाया, वो गलत बनाया, उस पर कहीं न कहीं त्रुटि होगी, जिसके कारण वो बैठ गया।
ऐसा है कि निर्माण में जरूर पैसा खर्च हुआ होगा। अगर वो पत्थर लगा रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, वहां पर आधुनिक चीजें लग रही हैं, लाइट लग रही है, तो पैसा तो लग रहा है। देखिए, ये नहीं कहा सकता कि भ्रष्टाचार के, हो सकता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आम जनता है, आम जनता की सोच है, वो सोचेंगे। लेकिन मैं जो एक आपको तकनीकी चीजें बता रहा हूँ कि आप अपना ही मकान बनाइए, और आपका अगर बेस नीचे मजबूत नहीं है, हमको जिसको बिम बताते हैं नीचे, तो आप जान जाइए वह मकान बैठ जाएगा। तो घाट के किनारे, वो चूंकि कच्चे घाट हैं, पत्थर के घाट नहीं है, नमो घाट के आगे वो मिट्टी का घाट था, बालू का घाट था। इन्होंने अच्छे से निर्माण नहीं किया, आनंद फानंद में किया। क्योंकि मैं बता दूं, लापरवाही अधिकारियों की है, प्रधानमंत्री की खास आदत है हमारे। अगर वह, मैंने बताया ना, वो केवल ज्ञान नहीं देते, वो विकल्प देते हैं। सही बात है। वो केवल ऑर्डर नहीं करते, वो समय की बाध्यता रखते हैं कि हमें यह पुल का निर्माण करना है। ये उनकी शुरू से आदत है, मैं बताऊं आपको, अभी से नहीं। तो हमें ये निर्माण कब तक कर देना है, ये उनकी आदत है। तो अब आप ये जानिए कि अधिकारियों को जब ये आदेश हुआ कि यह पुल बनना है घाट, और इतने पीरियड के अंदर बना के दीजिए हमको, उसमें कहीं न कहीं आनंद फानंद में कोताही हुई है, लापरवाही हुई है। तो लापरवाही किए हैं, और उसको जो है कहीं न कहीं से लापरवाही की भेंट वो घाट चढ़ा है। दुखद है, सही हो जाना चाहिए। सही हो जाना। चलिए, मैं एक चीज़ आपको उसके एवज में एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि लगभग ब्रिटिश काल से राजघाट पुल ऐसे ही खड़ा है। मैं देखिए, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक ही चीज़ करूँगा कि अपने काशी में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे काशी के लिए कर रहे हैं ना, वो कभी मैं सोच नहीं सकता था। मैं तो यहाँ भाई मेरा जन्म कर्म हुआ है, तो मैं इस काशी को देख रहा हूँ। मैं लगातार कि अगर मेरी आंखों के सामने अगर कोई भी चीज़ गुजरा, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर उठाऊंगा वो बातें। अब मैंने एक ही चीज़ आपसे कह दिया कि राजघाट पुल खड़ा है उसी ज़मीन पे, ठीक है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने अनुसार नमो घाट, कहीं ना कहीं वो हमारे प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, उसको उपराष्ट्रपति ने उसको उद्घाटित किया था। लेकिन मैंने बताया कि राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री नीचे जाकर के नहीं देखे हैं ना, नहीं। नीचे तो अधिकारियों ने देखा। हाँ, तो वही अधिकारियों की लापरवाही है, वही अधिकारियों की लापरवाही है, और उनके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। थोड़ा जो निरीक्षण करते हैं, हम जैसे कार्यकर्ता भी हैं, जिनकी कमी क्या है, हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा यहाँ पर हमें अवसर दिए हैं। बिल्कुल, हम भी जाकर के उसको देख लें कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, राय विचार कर लें, या हम ऊपर शिकायत कर दें, या ऊपर सूचना दे दें कि देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है। जो ऑथेंटिक लोग हैं वो सही थे, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, तभी कमी होती है संजय जी। सही बात है। अगर हम जिम्मेदार जगह पर हैं और अपनी जिम्मेदारी हम पूरी तरह से निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य समझ के, तो कमी नहीं आएगी। आइए तिलक भी, आप डेंजर जोन में चलते हैं। डेंजर जोन का पहला स्लाइड ये है कि सांस के साथ अंदर जाने वाली प्लास्टिक कण शरीर में कहाँ पहुँचते हैं, किस तरीके की हो सकती है समस्याएं। ये हमारे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सांस के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। जी देखिए, प्रदूषण तो है ही है, और जिस तरीके से अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता प्लास्टिक में, हमने बताया ना, चाय भी अगर आप पी रहे हैं उसमें केमिकल जा रहा है, तो वो आप सांस के माध्यम से, आपके मुंह के माध्यम से वो अंदर जा रहा है शरीर में। और ये बहुत शौक हो गया, मैं इसको पूरी दुनिया में सब जगह देख रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। मैं विदेशों की बात नहीं कर सकता, दुनिया तो नहीं बोल सकता, क्षमा याचना है। भारतवर्ष में बात कर सकता हूँ, अपनी काशी में बात कर सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में बात कर सकता हूँ, कि जहाँ भी आप जाइए पॉलिथीन में चाय चली आ रही है। बड़े बड़े ऑफिसेज में ये केवल अपना एक मेहनत बचाने के लिए, अपना एक अपनी जिम्मेदारी बचाने के लिए लोग जहर बांट रहे हैं। प्लास्टिक के पन्नी में चाय ला करके आपको धीरे से प्लास्टिक के गिलास में परोस देंगे और उसको आप बड़े प्रेम से पी लेंगे और आप पी करके निकल लेंगे। वो जितना ज्यादा जहर ये जो कोल्ड ड्रिंक बन रहा है ये है, उससे बड़ा जहर ये चाय बन रहा है जो हम पन्नी में पी रहे हैं। तो आपका ये बहुत अच्छा ये सुझाव है और आपका ये सर्च बहुत बढ़िया है कि सांसों के माध्यम से भी जा रहा है। यह जब हम पॉलिथीन का प्रयोग कम करेंगे तो हमारी सांस भी सुरक्षित होगी, हम अच्छे वातावरण में सांस ले सकेंगे। सही बात है।
चिंताजनक, मनुष्य के शरीर में हर हफ्ते जाते हैं 5 ग्राम प्लास्टिक के कण। जैसा कि पिछली स्लाइड से ही ये रिलेटेड है, तो इस पे छोटी प्रतिक्रिया चाहेंगे। अब हम लोग थोड़ा जल्दी इस चीज को हाँ, 5 ग्राम प्लास्टिक यही तो, ये सारा प्रयोग तभी बंद होगा जब प्लास्टिक बंद हो जाएगा। सही प्लास्टिक का प्रयोग हम बंद करेंगे। फिर एक बार अपील, प्लास्टिक में चाय न कीजिए, प्लास्टिक का प्रयोग मत कीजिए, प्लास्टिक में सामान मत लाइए। सही बात है। अब आ जाइए जो हमारे मूल जीवन से भी प्लास्टिक मिनरल वाटर में जो पानी पी रहे हैं उसमें 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं एक बोतल पानी में। जो पानी की बोतल बिकती है जी 20 रुपए की, जी उसमें ही पा रहे हैं जी। बड़े आराम से हम पीते हैं और बड़े दिखा के पीते हैं कि मिनरल वाटर हम पी रहे हैं। अच्छा, मैं तो पसंद करता हूँ कि जैसे वो कहते हैं घाट घाट का पानी पिए। हाँ, वो तो मैं घाट घाट का पानी पीना पसंद करता हूँ। आपने? मैं कोशिश करता हूँ मिनरल वाटर का प्रयोग न करना पड़े। हम साफ पानी, कहीं पानी, साफ पानी मग्गे में मंगा करके, या मतलब प्लास्टिक वहां भी मग्गा है। हाँ, नहीं, आप ऐसा है ना भैया कि जब आप पानी पीते हैं, एक स्टडी कहती है कि आप नाले का भी पानी पी लेंगे तो बच जाएंगे। हाँ, आप उसका प्रमाण देखें कोरोना काल में। हाँ, कि जितने भी मलिन बस्ती में रहने वाले लोग थे, जो सेवा कर रहे थे, जो सड़कों पर सो रहे थे, किसी एक को कोरोना नहीं हुआ। और जितने हम सब एसी में रहने वाले लोग थे, वो बढ़िया मिनरल वाटर पीने वाले थे, सबको कोरोना हुआ। खतरनाक बीमारी मुझे। सही बात है, कितने लोग निपट गए। हाँ, ये तो प्रमाण सामने एकदम स्पष्ट दिख रहा है। सही बात है। तो एक स्टडी भी कहती है कि आपका बहुत होगा भाई अगर आप गलत जगह पे, गंदे जगह का पानी पिएंगे, चापाकल का या पानी पिएंगे या कुएं का, कोई दिक्कत नहीं है। कुएं का ही अगर पानी मान लीजिए पी लिए, तो आपको बस इतना हो सकता है, आप मिनरल वाटर कीजिए घर में, एसटीपी कम रखिए उसका। नहीं, वो आपको हैजा कल रहा हो सकता है, मर नहीं सकते हैं। जो ये कैंसर में मर नहीं सकते, बस इतना हो सकता है। तो हैजा कल रहा आज के डेट में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, जिससे हम मर जाए। उसकी समस्या का निदान हो चुका है। जी। पहले वो चीजें थी, ठीक है। आइए हम चलते हैं। बीमार हो रहा इंसान साल भर में निगल रहे हैं 2 प्लास्टिक की थैली। हैरान करने वाली ये स्टडी। सारे जितने भी वीडियो हैं वो हमारे आप चैनल पे जाके आप दर्शक देख सकते हैं। अब बताइए, 2 प्लास्टिक की थैली हम आप खा जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम तो बड़ा बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसीलिए लोगों की एक आयु भी कम हो रही है ना। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता न होने के नाते, पता न होने के कारण हम ध्यान नहीं देते हैं। हम रील और भी उसमें इतना व्यस्त हैं कि लोगों के घर का तमाशा, लोगों के घर का वो कानपुर वाले भैया यही सब देख रहे हैं बैठ करके, उसी में बचे पड़े हैं और क्या खाते चले जा रहे हैं ये पता ही नहीं है। सही बात है। तो पहली बात ध्यान देते हुए खाते समय ध्यान दे। और हर पहलू, हर विषय संजय जुड़ा हुआ है जागरूकता के साथ। आप जागरूक होंगे आप सारी चीजों पर ध्यान देंगे, जागरूक नहीं होंगे तो आप कहीं न कहीं परेशान रहेंगे। लोग उसका व्यापार करते रहेंगे, लोगों को कमाई से मतलब है, आपके जीवन से, आपके जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। सही बात है। आइए, 1 जुलाई 2022 के बाद जब सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे भारत में बैन कर दिया गया तो 1 लाख तक का फाइन और जेल भारी पड़ेगा प्लास्टिक के इन 19 वस्तुओं का इस्तेमाल। जानिए क्या होगा नियम। इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। जैसा कि तिलक भैया, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी पिछले जनवरी में जब पतंगबाजी हो रही थी तो एक पुलिस वाला चाइनीज माजे से कट के मरा, तो यहाँ के पुलिस वाले सारे एक्टिव हो गए, सारे थाना एक्टिव हो गए जी। ड्रोन से, जो ड्रोन कैमरा से सारे जगह पे वो व्यवस्थाएं देखी जा रही थी कि अगर कोई चाइनीज माजे से अगर उड़ा रहा है तो उसको हम लोग धर पकड़ेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो साइलेंट किलर बन के बैठा है, जो हमारे आपके बच्चे को मार रहा है, हमें मार रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, इसके लिए क्या जेल नहीं होना चाहिए? आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है कि जेल हुआ हो। देखिए, जागरूकता तभी आती है संजय जी जब कोई घटना होती है। जी। जैसे अभी आप देखे होंगे कि जो रोपवे का काम चल रहा है काशी में, जी जी, तो रोपवे के काम में एक तार उस मांझे से कट गया, उसका जो रोपवे का जो लोहे का तार, और उसके कारण पूरा मांझा बैन हो गया और पूरे अधिकारी पकड़ना शुरू कर दिए गली गली सड़क सड़क लोगों को। तो सारे गाड़ियों की गाड़ियां थानों पर खड़ी होने लगी। ये पहले क्यों नहीं होता? सही बात। पहले जागरूकता क्यों नहीं आती है? सही बात। पहले ही क्यों नहीं अलाट कर देते कि यह मांझा अगर शहर में प्रवेश करेगा तो आप जेल के अंदर रहोगे, आपकी दुकान
बाहर रहेगी। तो आप कृपया ऐसे काम न करें, ऐसा व्यापार न करें, ये ऐसे हराम का पैसा कमाने से बचें। ये आवश्यकता नहीं है, ये वो करते ही नहीं है, ये तभी करते हैं जब कुछ होता है। एक बार अभी हम लोग अतुल मालवीय से मिलने गए थे, एक हमारे मित्र हैं, उनका भी यही गर्दन से। अब आप कल्पना करिए कि आपने बहुत सही बात कही, मैं बहुत शोक संवेदना प्रकट करता हूँ अपने उन 28 लोगों को जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। मेरे नजर में तो वो शहीद हैं, क्योंकि कश्मीर में जब ये आतंकवादी अपने आप को शहीद मानते हैं तो हमारे जो बेचारे लोग, जो निर्दोष लोग, व्यापारी लोग, एक आम जन जाकर के वहां पर और अपने परिवार के साथ गया है, मनोरंजन करने गया है, तीर्थाटन पर गया है, वैष्णो देवी का दर्शन कर रहा है, घूम रहा है, और इस तरीके से घटना घट रही है, तो वो तो शहीद ही है एक तरीके से। मैं तो मानता हूँ वो शहीद है, तो शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग जब इस तरीके से जाकर के हमले के शिकार हो रहे हैं, तो आप कल्पना करिए जब हम घर से निकल रहे हैं और ये बंद नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से गाड़ी के नीचे माजा आएगा और ये रेत देगा गला हमारा। तो आप तो ऐसे ही चलेगा बिना रिवाल्वर और बिना चक्कू के, आप निकल लिए बाहर, उनका पूरा गर्दन, थोड़ा सा गर्दन बच गया था, तो नस कट जाती है अंदर गले की, और कई टाँके लगे थे गर्दन में उनके। तो ये बहुत खतरनाक है, और मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग भी पतंगबाजी ऐसी न करें। अरे बरेली का मंझा कहाँ का मंझा बना करता था, पहले लोग छोटे थे, हम लोग देखते थे लोगों को। मैं तो अभी आज तक पतंग उड़ाया ही नहीं, मुझे उड़ाना आता ही नहीं है। लेकिन पतंग माझा ऐसा रखिए जो लोगों को नुकसान न पहुंचे, किसी और की जिंदगी खतरे में न पड़ जाए, आपके आनंद के कारण किसी परिवार का पूरे जीवन का आनंद न खत्म हो जाए, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। भैया जो साइलेंट किलर है उसके बारे में तो बातें नहीं कर रहे हैं आप, जो मतलब चुपके से हमारे आपके घर में चला जा रहा है, वही माझा जा रहा है। नहीं चाइनीज माझा नहीं, जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक का, प्लास्टिक का तो हम लोग पहले शुरू से लगातार वार्ता कर रहे हैं कि वो माझा भी प्लास्टिक में रख के मिल जाएगा। तो पहले तो प्लास्टिक बंद हो, प्लास्टिक का दुरुपयोग हम जो कर रहे हैं, नहीं आप यूज करिए ना, लेकिन उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए, उसका रखरखाव मानक होना चाहिए, नहीं उसका रखरखाव होना चाहिए, उसको सड़कों पर ना फेंके, सड़कों पे ना फेंके, और डोर टू डोर जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें आप उसको दिए, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो करे ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जहाँ डिस्ट्रॉय करेंगे उस पर भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम उसको अगर प्रयोग कर रहे हैं उसको सुरक्षित रखें, गंगा जी में ले आके न फेंकें, तालाबों में न फेंकें, हम किसी के दरवाजे पर न फेंकें, हम उसका प्रयोग करें। अगर रख भी रहे हैं उसको ऐसे रखें कि उस जो डोर टू डोर सर्विस वाले लोग आ रहे हैं उनको दें। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं वादा कर रहा हूं कि मैं अपने वाराणसी के मेयर श्रीमान अशोक तिवारी से मैं इस विषय वार्ता करूंगा, पर्सनली जाकर वार्ता करूंगा, समय लेकर के उनसे, और इस पर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। चलिए नहीं भी करेंगे तो भी ये देख लीजिए, सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर भेजें, नगर निगम से इनाम पाएं। भैया एक चीज़ ये है कि ये दोहरी बातें हैं, दोहरी चीज़ें पैदा कर रही है। मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या है, बताइए। ये न्यूज़ कहाँ पर आई है, मैं जानना चाहता हूँ कि सड़क पर कूड़ा फेंकें और नहीं, कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर भेजें। ये किसने कहाँ दिया है? अरे भाई टीवी वगैरह पे पोर्टल पे चला है ये है। तो ये नगर निगम ने चलाया है कि व्यक्ति ने चलाया? नगर निगम की पूरी। अच्छा, मान लीजिए नगर निगम ने अगर चलाया है तो इस पर वो ध्यान आकर्षित, ये देखिए जागरूकता है कि कम से कम इस माने तो भरे तो भय हो। देखिए किसी को पैसा लेने और न लेने इनाम की आवश्यकता ऐसी नहीं है, क्योंकि उनका जीवन जुड़ा हुआ है, लोगों का जनजीवन जुड़ा हुआ है, और जनजीवन से जुड़ी जो चीजें हैं उस पर सबका ध्यान होना चाहिए। सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर भेजें, नगर निगम से इनाम पाएं। तो ये इनाम पाने के लिए मत करिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए करिए और स्वस्थ रहने के लिए करिए। जब यही मैं बताया पहले भी कि पैर 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 कूड़ा जब जाएगा, मैंने आपको बताया 3 समस्या काशी की। ऊपर जो कूड़ा फेंकते हैं वही कूड़ा पैर पर लग के लोगों के यहाँ जाता है। अब जो ऊपर से फेंकेंगे उसकी फोटो आप कैसे खींचेंगे, तो कैसे इनाम पाएंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जागरूकता। जागरूकता का अभियान चलते रहना चाहिए, जागरूकता और अभियान के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। सही बात है। तो जैसे तिलक भैया, मेरा जो इस पे थोड़ा सा गतिरोध है कि जब आप इनाम बांट सकते हैं तो डस्टबिन क्यों नहीं बांट सकते हैं? डस्टबिन बांटा गया है। बांटा गया है जी।
इसी काशी में बांटा गया मेरे है। हिसाब और जिन जिन को डस्टबिन दिया गया, वो डस्टबिन दूसरे से पता चला कोई उसमें दूध रखा है, कोई उसमें पानी रख करके लोगों को सर्विस दे रहा है। और छोटा मोटा नहीं, बहुत व्यापक रूप में डस्टबिन बटा है काशी में जी। ये मैं एकदम कटु सत्य बता रहा हूँ, ये कोई जल्दी राजनेता बोलेगा नहीं। नहीं सही बात। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, डस्टबिन खूब बटा है, नगर निगम ने बांटा है, व्यापारियों ने बांटा है, हमारे समाज सेवी संस्थाओं ने बांटा है, जागरूक हो करके अपना नाम लिख करके बांटा। जैसा मोदी जी ने कहा कि आप दीजिए, और वो रैपर जो है आपका झोला सब जगह दिखेगा, सही बात। लोगों ने नाम लिख के दिया, और पता चला कि वो डस्टबिन आया और डस्टबिन दूसरे दिन जलंधर ले जाकर के उसमें धीरे धीरे अपना कपड़ा रख दिए। तो ये चीजें भी है। सही बात है। चलिए तिलक भैया, जैसा कि अब हम लोगों ने जो चर्चाएं की, और चर्चाएं बहुत सार्थक रही मेरे हिसाब से। और जैसा कि हमारी इस चर्चा का जो बेसिक जो उद्देश्य है कि इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ कुछ लोग लाइव जुड़ते हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग लाइव जुड़े थे, और उस पर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आपकी जो प्रतिक्रिया क्या है उस पर थोड़ा सा आप ज़रूर इस पे करिएगा, क्योंकि इसका थीम ही यही है कि हम अपने लोगों को इसके बारे में बताएं। इस पर प्रतिक्रिया आई है। पहले तो संजय कुमार जी हैं जिन्होंने जय हो बोला है। क्या संजय जी आपका बहुत जय हो संजय जी। अच्छा, आप भी संजय, आप भी संजय जी जी जी। और ये जो चैनल है ये भी संजय की तरह रूप देख रहा है। संजय जी। इसमें अवशेष पांडे कल्लू महाराज, ये उप महंत हैं जी शीतला मंदिर के। उन्होंने लिखा है कि अनुराग कश्यप ने जो ब्राह्मण पर बयान दिया उसको लेकर आपके क्या विचार हैं भैया, और ऐसे विचारधारा हमारे समाज के लिए कितना घातक है? बहुत घातक है कल्लू महाराज जी। और मैं व्यक्तिगत अनुराग कश्यप को जानता हूँ, व्यक्तिगत अनुराग कश्यप से मिला हूँ, उनकी विचारधारा जानता हूँ। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कराते हैं, बहुत ही सरल स्वरूप में वो मंच वहाँ रहते हैं सेट पे। लेकिन व्यक्तित्व होना अलग है, हमारी कला होना अलग है, हमारा हुनर होना अलग है। अगर मैं बहुत अच्छा गाना भी गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा अभिनय कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण दे लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हर बयान और हर चीज बहुत समर्थन और उसका विरोध हो। तो इस मैं बात का और इनके अगर इन्होंने ये बात बोली है भाषा, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। अनुराग कश्यप जी काशी के रहने वाले हैं, यही उनका जन्म हुआ है ओबरा में। जिस घर में ओबरा में जन्म हुआ है, वासेपुर की शूटिंग उसी क्वार्टर से स्टार्ट हुई है, उनके माता पिता जी यही रहते हैं लोग। तो ये ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि जिससे लोगों की एक आत्मा मर्माहत हो, लोग मर्माहत हो। आप एक बड़े पद पर बैठे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि आप अगर किसी बड़े जगह पर हैं तो आपके शब्दों की एक मर्यादा होनी चाहिए। हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपने कोई भी ऐसा शब्द हम लोगों को मुंह से नहीं सुना होगा कि इसको बिना मतलब का एक बढ़िया ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए और खूब चर्चा में आने के लिए, लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोल गए, बनारस वाले भैया जी की तरह, मिश्रा जी की तरह, और खूब चर्चा में आ गए। हम भी कर सकते हैं, कब कला है, अभी कहिए शुरू कर दें, वो कल चर्चा में डिप बना के क्लिपिंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है आप अपने कर्म से, अपने काम से, अपने कर्तव्य से आगे बढ़े। सस्ती लोकप्रियता बहुत दिनों तक नहीं चलती है। सस्ती लोकप्रियता से आप लालू यादव बन सकते हैं, वो लालू यादव बिहार नहीं बन सकते जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कुछ किया होगा तब बने। केवल बोल बोल करके और लोगों को आकर्षित करके आप नहीं कर सकते। तो मैं अनुराग कश्यप जी की बात का घोर विरोध करता हूँ। अगर उन्होंने ऐसा किया, उनको क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है। विनय उपाध्याय जी ने नमस्कार किया है आपको। उसका विनय जी नमस्कार। विनय जी नमस्कार। चलिए, जैसा कि अब ये हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो, इसमें हर हर महादेव भी लिखा है। हाँ, वही लिखे हैं ना, हर हर महादेव, वही अवशेष पांडे जी ने ही कहा है। कोई भी सभ्य समाज ऐसे किसी के भी विचार का, किसी भी ऐसे बातों का यह नहीं वो स्वीकार करता। अनुराग कश्यप तो स्वयं में अपने आप एक अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कलाकार हैं। उनको क्या आवश्यकता है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष पर टिप्पणी करें और इस पर हम लोग सहन करें। तो मैं उस अनुराग कश्यप का विरोध करता हूँ और मैं कहूंगा कि विरोध करिए अगर काशी में प्रवेश कर जाते हैं। सही बात है
दौड़ाइए उनको। मैं उस अनुराग कश्यप को मानता हूं जो मेरे साथ, जिनके साथ मैंने काम किया है, मैंने अभिनय किया है और उन्हें अभिनय कराया है। वो एक कलाकार अनुराग कश्यप बहुत ही सरल हैं, बहुत ही मृदुभाषी। मैंने उस अनुराग कश्यप का भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि ये काम करेंगे, जिसकी कोई कुर्सी नहीं होती। मैं बताऊं आपको एक वाकया, शूटिंग चल रही थी और एक रास्ते में गाड़ियां उधर से आ रही थी, तो शूट चलने जा रहा था। मैंने देखा एक व्यक्ति बहुत तेज रुक करके लोगों को रोक रहा है सड़क पर गाड़ियां, अरे भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैंने कहा कि तो अनुराग कश्यप है। मैंने कहा अनुराग सर क्या कर रहे हैं? तो देखो तिलक, अगर मैं करूंगा, मेरा जो स्क्वाड है, मेरे जो टीम के लोग हैं, वो रुक करेंगे काम। अगर मैं बैठ जाऊंगा कुर्सी पर तो वही बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं वो, कि वो बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, कि रोक करके पब्लिक को रोकना, बताना, अरे रुको भैया गाड़ी मत जाओ, शूटिंग चल रही है। लेकिन डायरेक्टर इतना बड़ा नाम है, तो उनको इसमें क्या आवश्यकता है बोलने का और ये सब करने का? आप समाज के लिए अच्छा काम करिए, आप संदेश दीजिए, आप समाज के आइकॉन हैं। अगर समाज का आइकॉन अनाप शनाप बकेगा, जिस तरह गली में लोग बकते हैं, गली के लोग बात करते हैं, अगर हम भी वैसे बात करें तो आप कल्पना करिए कि आप क्यों सुनना चाहेंगे। अगर जिस तरीके से लोग राजनीतिक चर्चा गलियों में करते हैं, अगर मंचों पर होने लगे और मंच से लोग भाषण देने लगे, तो सोचिए क्या गरिमा रहेगी किसी व्यक्ति की। तो मैं अनुराग कश्यप जी से पुनः एक बार अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप ऐसे वक्तव्य न दें, क्षमा याचना करें। और ब्राह्मण वर्ग चूंकि बहुत ही सरल होता है, जीवन भर आपकी उन्नति के लिए, आपके उत्थान के लिए अगर आपको दक्षिणा भी देते हैं, तो ईश्वर से आपकी उन्नति के लिए प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर इनको स्वस्थ करें, इनको मस्त करें, इनको आप जो है धन दें, यश दें, वैभव दें, श्री दें, संपत्ति दें। सब तो ब्राह्मण आपसे चर्चा करता है और आपके लिए अपील ईश्वर से करता है। उसके बाद में आप कुछ दे देते हैं। जैसे वकील जब कोर्ट में चर्चा करता है तो आप कुछ दे देते हैं, सीए जब आपके लिए हस्ताक्षर बैठाता है तो आप कुछ दे देते हैं। वही काम तो ब्राह्मण भी करता है, तो दोषी आप उसको बता रहे हैं। ब्राह्मण से आप अगर उनके पास जाएंगे तो जो विद्वान हैं, जो वाकई में कर्म करने वाले हैं, वो आपके लिए और आपके समाज के लिए हैं, जिनको मैं जानता हूँ। तिलक भैया, जैसा कि हमने अपना जो प्रोग्राम है लगभग एंडिंग के तरफ है, तो ये जो पॉडकास्ट विद संजय है, आज आप आए, आपने हमारे साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे आज बिताया। इस कार्यक्रम के बारे में भी कुछ आप हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं तो कुछ चंद शब्दें आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में भी जरूर करें। देखिए, एक तो पहला ये कहेंगे कि इसको एंड ना किया जाए, विराम दिया जाए, ताकि आगे हम लोग को चलता रहे। नहीं बिल्कुल, हम लोग धीरे धीरे आज के कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। लेकिन इसको विराम देकर के आगे पुनः हम लोग की वार्ता हो, बिल्कुल कोई और विषय हो। जी जी। और बहुत अच्छा प्रयास है संजय जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं, अमर उजाला से जुड़े रहे हैं। आपने इस समय मुझे अमर उजाला से जोड़ा था और मैं पूरे कई शहरों में जाकर के शो किया था। और नायर जी जब हुआ करते थे, और नायर जी और मैंने अशोक शर्मा जी, मैं उसमें मेन एंकरिंग करता था पूरे शहर में, प्रयागराज, लखनऊ, कहाँ था, मुझे आप लोगों ने भेजा था। तो उसमें आपने ही मुझे जुड़वाया था और आपने मुझे मिलवाया था उनके ले जाकर के। तो आप हम लोग अच्छे शुभचिंतक हैं और आप अच्छे क्रिएटर हैं। आप क्रिएट करते हैं, संघर्षों से लड़ते हैं और आप लड़ करके आगे निकलते हैं। मैं आपके साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई यहाँ बनावटी नहीं है। जो मैं अंदर हूँ वही बाहर हूँ, जो आप अंदर हैं आप वही कैमरे पर हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है और इस तरीके से सार्थक चर्चा होती रहनी चाहिए। इससे कम से कम लोगों को एक अच्छी चीज मिलने में, जानकारी करने में मिलेगी। जो लोग बैठ करके रेल पर ही बैठ करके खाली फालतू चीजें देख रहे हैं और जागरूक नहीं हो रहे हैं, सही बात है। उन चीजों से लोग बाहर आने। लोग कमरे में बैठे हैं, बैठ करके बैठे बैठे पति पत्नी दोनों बना दिए, सास बहू का झगड़ा हम लोग बैठ कर देख रहे हैं और घर में झगड़ा कर रहे हैं। तो उनसे हम लोग बाहर आए और अच्छी चीजों को सुन करके, देख करके, आप साथ करके जागरूक हों और प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। हम जागरूक हों और जहां भी कहीं आप अगर माला लेते हैं उसको आप सूंघ लीजिए। माला को सूंघ करके, आपको कोई अगर पहनाता है, सूंघ करके उसको कहीं किनारे रख दें या जगह पर रख दें जहां निर्माल्य का सही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तिलक भैया, जैसा कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि अब हम अपने, जैसा कि कहा तिलक भैया ने कहा है कि हम विराम देते हैं लेकिन विराम देने के पहले मैं आपसे हमेशा एक निवेदन करता हूं
कि आज की जो पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। और हमारे जो लोग लाइव जुड़े थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में कुछ चर्चाएं ऐसी हुई हैं जो लोगों तक जानी चाहिए, लोगों तक अपनी बातें हमें पहुँचानी है, उसका जरिया स्वयं आप हैं। अगर आप अपने इस कार्यक्रम को अपने तक ही सीमित रख लिए हैं तो हमारा जो प्रयास है, हमारा जो कहा जाता है ना कि गिलहरी प्रयास है, वो बड़ा रूप नहीं ले सकता है, राम सेतु का रूप नहीं ले सकता है कि हम आज जो इस साइलेंट किलर, जो एक राक्षस रूपी प्लास्टिक हमारे जीवन में आ चुका है, हम इससे कैसे निजात दिलाएं और अपने लोगों को कैसे बचाएं, इसके लिए ये सार्थक चर्चा शुरू की गई है। पॉडकास्ट विद संजय आने वाले दिन में इसी मंच के माध्यम से एक बृहद रूप देने जाएगा। अभी हम पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को 1-to-1 मीटिंग करके लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में रूबरू करा रहे हैं। बाद में, क्योंकि संस्था किसी से कोई डोनेशन नहीं लेती, किसी से कोई फंडिंग नहीं लेती है, तो बाद में अगर हमारी स्पॉन्सरशिप होती है तो हम एक बड़े स्टेज कार्यक्रम में इसको रूपांतरित करेंगे और आप लोगों को जैसा साथ मिलता आ रहा है उस साथ का भी सहयोग लेंगे। और जैसा कि मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपका NGO KMBS फेसबुक पेज जो 1K आपने बन चुका है, आपने सपोर्ट किया तभी ये बना है। और इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे पुनः कहता हूं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सिंगल यूज प्लास्टिक का विरोध करें। दोस्तों, मिलेंगे अगली प्रस्तुति में।